ये कहानी वैसे तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली थी, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि मेरा शुरुआत में ही एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने वाला था, क्योंकि इस जिंदगी में उसके पास कुछ करने के लिए नहीं बचा है। उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत पहले मारे जा चुके हैं और अभी वो अपने अंकल आंटी के साथ रह रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपनी जिंदगी को काट रहा था, क्योंकि उसके अंकल आंटी उसे नौकर बनाकर रखते थे। इसलिए उसने सोचा क्यों ना वो खुद की जान ले ले। हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि ये पहला एपिसोड था। वो जब बिल्डिंग से नीचे कूदता है तभी उसे एक एंजल बचा लेती है। अब पहले तो मिराई को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो पास ही एक बिल्डिंग में अपना और उस एंजल का रिलेशन देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वही दिख रहा था उड़ते हुए, जबकि एंजल वहाँ थी ही नहीं। वो सोचता है कि शायद अंकल आंटी ने आज भी उसे कुछ एक्सपायर खाने के लिए दे दिया है, लेकिन फिर वो एंजल उससे बात करने लगती है। वो यह कह रही थी कि अगर मैं कुछ सेकंड और देरी से आती तो तुम अब तक पैनकेक बन चुके होते। लेकिन मिराई कहता है कि वो पैनकेक बनना चाहता था, क्योंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि इसके बाद वो एंजल उसे वो बिल्डिंग के ऊपर लेकर आती है और कहती है कि देखो तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं बचा, इसलिए अब तुम आजाद हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पंख दे सकती हूँ, फिर तुम जहाँ मर्जी चाहो उड़ सकते हो। अबे मिराई मन में सोच रहा था कि मैंने कितनी बार ध्यान रखा कि मैं सर के बल ना गिरूं। अब मैं जिंदा भी बच गया हूँ और पागल भी हो गया हूँ, लेकिन वो एंजल कहते हैं कि तुम पागल नहीं हो, मैं सच में तुम्हें पंख दे सकती हूँ। और साथ ही साथ अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसके लिए मेरे पास एक मैजिकल क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल का यूज तुम जिसके ऊपर भी करोगे वो भी तुम्हें पसंद करने लगेगा। मिराई ये सुनकर थोड़ा सा हैरान था, लेकिन उसका ध्यान उन बातों पर ज्यादा नहीं था। अभी वो एंजल उसे अलग अलग चीजें बता रही थी। मिराई कहता है कि ठीक है, तो सारी चीजें तुम मुझे दे दो, जिस पर एंजल कहती है कि ठीक है। वैसे मिराई के मन में ये भी हो रहा था कि सच में ये एंजल अगर असली हुई तो ये कितनी अजीब लगेगी, लेकिन वो एंजल कहती है कि चिंता मत करो, मुझे सिर्फ वही देख सकते जिन्हें दूसरे किसी एंजल ने चुना हो। वैसे मिराई वहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी वो एंजल उसकी तरफ कुछ मैजिक सर्कल फेंकती है। एक सर्कल ने यहाँ मिराई की गर्दन पकड़ ली थी और एक ने उसके हाथ। मिराई इससे थोड़ा सा हैरान था। हालांकि एंजल कहते कि तुम चिंता मत करो, ये भी किसी को दिखाई नहीं देगी। वैसे इसके बाद वो कहने लगी थी कि अगर तुम उड़ना चाहते हो तो एक बार उड़ने की ट्राई करो। अब हल्का सा मिराई जैसे ही सोचता है तो वो अचानक से उसके पंख निकल आते हैं और वो उड़ने लगता है। हालांकि ये उसका पहली बार था, इसलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन उड़ते हुए वो अचानक से बादलों के ऊपर आ जाता है। यहाँ आने के बाद अभी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसने पहली बार इस तरह का नजारा देखा था। वो सोचता है कि शायद मैंने मरने का फैसला गलत किया था, अभी बहुत सी चीजें हैं जो कि मैंने कभी एक्सपीरियंस की ही नहीं। वो इतना खुश हो गया था कि रोने लगा था। वैसे अब हम एक दिन बाद का सीन देखते हैं। मिराई अभी बैठकर अपने बचपन की दोस्त को याद कर रहा था, जिसको उसने 4 लीफ क्लोवर फ्लावर की गिफ्ट में दिया था। वो सोच रहा था कि काश वो उससे फिर से मिल पाता, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी वो एंजल दोस्त आती है। वैसे उसका नाम नैसे है। वो यहाँ पर आकर मिराई से कहने लगी थी कि आखिर तुम उदास क्यों हो? देखो, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम्हारे लिए वो मैं चुरा ला सकती हूँ, क्योंकि मुझे देख भी कोई नहीं पाएगा। और अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो मैंने तुम्हें वो रेड क्रिस्टल दे दिया है। लेकिन मिराई कहने लगता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम एक एंजल हो या फिर एक डेविल? जिस पर नैसे कहती है कि देखो, डेविल वेविल कुछ नहीं होता। वो ये भी कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो तुम्हारे अंकल आंटी से जरूर बदला लेती। अब मिराई को ये समझ में नहीं आता। वो कहता है कि उन्होंने मुझसे काम कराया, लेकिन उन्होंने मुझे पाला भी। इस पर नैसे कहती है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रही, मैं इस चीज का बदला लेने के लिए कह रही हूँ कि उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को खत्म किया था। ये सुनने के बाद मिराई हैरान हो जाता है और उससे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन नैसे कहती है कि देखो, तुम क्रिस्टल्स का यूज कर उनसे सच उगलवा सकते हो। अब मिराई तुरंत ही घर पहुंचता है, जहाँ पर अभी उसके अंकल नहीं थे, लेकिन उसकी हॉट आंटी अभी वहीं बैठी हुई थी। वो टीवी देख रही थी। मिराई जैसे ही आता है तो वो उस पर चिल्लाने लगती है। वो इन्हें पूछती कि तुम 2 दिन से कहाँ गायब थे। हालांकि मिराई अभी बहुत गुस्से में था। वो जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, जो कि इस सीरीज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब उसकी आंटी उस पर हमला करने लगी थी, जो देखकर मिराई उस रेड क्रिस्टल से हमला करता है। मिराई को नहीं पता था कि क्रिस्टल किस तरह से काम करता है, इसलिए उसे जो कुछ मिला उसने फेंक के मार दिया। हालांकि वो क्रिस्टल सीधे जाकर आंटी के चेस्ट से टकराता है और अपना मैजिक स्टार्ट कर देता है। इसके बाद उसकी आंटी उससे चिपकने लगी थी और प्लॉट डेवलप करने के डिमांड करने लगी थी। हालांकि मिराई इस चीज का फायदा उठाते हुए कुछ करता तो नहीं, लेकिन उससे पूछता है कि आखिर तब हुआ क्या था। अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मिराई के फादर, मदर और मिराई के भाई बहन और साथ ही मिराई अभी कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। मिराई कुछ प्रोजेक्ट की चीज भूल गया था, इसलिए वो कार से निकलता है। हालांकि जब उसके फादर कार को स्टार्ट करते हैं तभी वो ब्लास्ट हो जाती है। मिराई को लगा था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, लेकिन अब उसकी आंटी उसे बताती है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, उन्होंने उनके पति यानी कि मिराई के अंकल ने ये सब मिलकर किया था, मिराई के पेरेंट्स को स्वर्ग पहुंचाने के लिए। मिराई को ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अब तभी इसके अंकल वहाँ पर आ चुके थे। जब ये चीज सुनते हैं कि उनकी पत्नी सब कुछ सच बता रही है तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो
अपनी पत्नी से लड़ने लगते हैं। मिराई हैरान था कि आखिर इन्होंने उसके पेरेंट्स को क्यों मारा, क्योंकि मिराई के पेरेंट्स के पास उतना ज्यादा पैसा भी नहीं था। लेकिन तब उसकी आंटी बताती है कि ये बस सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे के लिए था, जो सुनकर मिराई हैरान हो जाता है। वैसे इस इंसिडेंट से कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा कहीं भी ट्राई ना करना। वैसे मिराई अब बहुत ही ज्यादा हैरान था और दुखी भी हो गया था। उसे अपनी मदर की कभी भी हर एक बात याद आ रही थी। वो ये भी सोचता है कि उसकी मदर हमेशा उसे खुश देखना चाहती थी और वो खुद को खत्म करने वाला था। अगर वो खुद को खत्म कर लेता तो कभी भी अपनी मदर को इंसाफ नहीं दिला पाता। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने अंकल आंटी को मार देगा, लेकिन इतने में लड़ते हुए वो एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं। हालांकि नेस बताती है कि ऐसा रेड क्रिस्टल की वजह से हुआ। ये रेड क्रिस्टल बहुत काम की चीज है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हम इस चीज का गिव अवे कर सकते हैं, इसलिए अब उनके साथ भी नहीं रहा जा सकता। वो अभी उदास था, लेकिन तभी वहाँ नेस आती है। वो वही पहले वाली बात कर रही थी कि वो चुरा कर मिराई को कुछ भी दे सकती है, लेकिन मिराई कहता है कि नहीं, उसे ऐसी हैप्पीनेस नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि वो खुद से ये चीज कमाए और इसके लिए उसे सबसे पहले पैसे कमाने होंगे। हालांकि इस चीज पर नेस कहते हैं कि तो फिर तुम अपने अंकल के बच्चों को क्यों ना मार देते, उनके बाद तो सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा ही उन्होंने किया था, लेकिन मिराई को ये आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं लगता। वो कहता है कि इस तरह से किसी को मारना गलत है। लेकिन इसके बाद नेस उसे व्हाइट क्रिस्टल दिखाती है। ये रेड क्रिस्टल से अलग है। ये क्रिस्टल स्पेशली लोगों को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। ये इतना काम का है कि अगर इससे किसी को मारा जाए तो वो पीसफुली मरेगा। और कह रहा था कि तुम एक एंजल हो, फिर तुम्हारे पास ऐसी चीजें कैसे हैं। इस चीज पर नेस बताती है कि देखो, जो गॉड है वो कमजोर हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने 13 एंजल यहाँ धरती पर भेजे और उनका काम था कि वो 13 ऐसे लोगों को ढूंढे जो कि गॉड बनने के लायक हैं। ये एंजल्स उनके साथ 999 दिन तक रहेंगे और उसके बाद वो वापस लौट जाएंगे। साथ ही नेस और भी कई सारी छोटी छोटी डिटेल बताती है, जैसे कि मिराई को टोटल 13 रेड क्रिस्टल मिले हैं। अगर मिराई किसी पर एक बार रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है तो 33 दिन तक उसका असर रहता है और इसके बाद मिराई फिर से उसके ऊपर रेड क्रिस्टल यूज नहीं कर सकता। वैसे अब तभी मिराई वहाँ टीवी पर एक आदमी को देखता है। ये आदमी थोड़ा सा फेमस है और कमाल की बात यह है कि जितने भी यहाँ यंग लड़कियां हैं वो इसके प्यार में पागल हो चुकी है। तभी मिराई उस टीवी पर ही एक एंजल को नोटिस करता है। हालांकि और कोई इस एंजल को नहीं देख सकता, ऐसा सिर्फ वही देख सकता है जिसे किसी दूसरी एंजल ने चुना हो। अब मिराई उन्हें इग्नोर कर रहा था, लेकिन नेस बताती है कि इस आदमी ने उन रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है। अब सीन चेंज होता है। हम एक डांसिंग कार को देखते हैं जिसके अंदर वो आदमी 5 लड़कियों के साथ प्लॉट डेवलप कर रहा था। वो सभी लड़कियां प्रोटीन शेक की डिमांड कर रही थी, लेकिन इतने में ही अचानक से एक वॉरियर वहाँ पर आता है जिसने एक आर्मर पहन रखा था। वो आते ही व्हाइट क्रिस्टल से उस आदमी को खत्म कर देता है और वापस चला जाता है। अब अगले सीन में हम उस आदमी के एंजल को दिखाया जाता है। वो एंजल अभी उस आदमी के डेड बॉडी को हेवन ले जा रहा था, लेकिन वो एंजल खुद भी बहुत खुश था कि ये आदमी मारा गया क्योंकि ये अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वैसे अब अगले दिन मिराई इस आदमी की न्यूज अपने फोन में पढ़ रहा था और थोड़ा सा चिंता में था। अब तभी वहाँ पर नेस आती है और मिराई को कांग्रेचुलेशन कहने लगी थी क्योंकि उसने अपने फेवरेट स्कूल में एडमिशन मिल चुका है। अब सोचने की बात यह है कि कल तक उसके पास पैसे नहीं थे और आज उसके पास अचानक से पैसे आ गए। इसका रीजन ये है कि असल में उसने अपने अंकल को पहले खत्म किया ही नहीं था। हालांकि उसने उन्हें भी नहीं मारा था। उसने इस वक्त रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से उसने अंकल से खुद ब खुद वो सारे जुर्म कबूल करवा दिया पुलिस के सामने। अब अंकल तो कैद हो चुके हैं और उनके सारे पैसे मिराई को मिल गए हैं। सारे तो नहीं, पर एक हिस्सा मिराई को मिल गया है। वैसे अभी वो आगे बढ़ रहे थे कि तभी सामने हम देखते हैं कि एक बैंक को लूटा जा रहा था। वहाँ पर अंदर कुछ चोर घुसे हुए थे जिनके पास वेपन्स थे। हालांकि उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस आती है, लेकिन तभी वॉरियर वहाँ पर आता है। वैसे इनका नाम मेट्रोफोलिन है। ये बहुत ही बेकार नाम है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये अभी सभी को बचाने के लिए आया था। हालांकि वो लोग तो इसे देखकर डरने लगे थे, इसलिए उन सभी के ऊपर रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है और कहता है कि अगर कि आगे का काम वो खुद संभाल लेंगे। अब इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उस बैंक की तरफ चले जाते हैं। तभी एक चोर वहाँ बाहर आकर उसकी तरफ गन तान देता है, लेकिन इतने में मेट्रोफोलिन ने रेड क्रिस्टल से उस पर हमला कर दिया था, जिससे कि वो चोर रुक गया था। लेकिन अब उस चोरों का साथी वहाँ पर आता है और गोली चला देता है। हालांकि मेट्रोफोलिन वहाँ से हट गया था फिर से, इसलिए ये गोली जाकर उस दूसरे चोर को लग जाती है और वो मारा जाता है। यहाँ मेट्रोफोलिन ने व्हाइट क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए उस पहले चोर को मार दिया था, जिससे कि वो यहाँ का सारा काम पूरा कर अब वो जाने लगा था। इस चीज को नोटिस करते हुए मिराई तुरंत ही नेस से यहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि मिराई जानता था कि मेट्रोफोलिन के पास भी एंजल है और वो भी नेस को देख सकता है। और मिराई को डर था कि वही मेट्रोफोलिन ने उस दूसरे आदमी को खत्म ना किया हो और वो वही सभी एंजल्स को मारने के लिए ना घूम रहा हो। वैसे अब मिराई जब घर आता है तो वो यही सोच रहा था कि मिराई आखिर वो मेट्रोफोलिन से बचने के लिए क्या करे, क्योंकि उसे फोलिन एक हाई रैंक का एंजल कैंडिडेट लग रहा था। तभी नेस उसे बताती कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो अभी कैंडिडेट तो 3 स्टेज में बांटा गया है और जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि सबसे बेस्ट स्टेज, उनके
पास रेड क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टल और विंग्स तीनों होते हैं, इसलिए मेट्रोपोलिन अगर व्हाइट क्रिस्टल से यूज किया होगा तो वो सच में फर्स्ट स्टेज का है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो शुरुआत से ही उस पर था, क्योंकि स्टेज कब चेंज करना है ये चीज खुद कैंडिडेट नहीं चुन सकता। सिर्फ खुद को प्रूफ कर अभी मिराई के सर के ऊपर से सब बातें गुजर रही थी, उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि कल उसका स्कूल में पहला दिन था, इसलिए वो खुश था। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में अभी नेस उसके साथ नहीं आई थी, लेकिन उसने कहा था कि तुम साकी के ऊपर रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करना, उसका असर सिर्फ 33 दिन तक रहता है, लेकिन तुम उतने में सब कुछ कर सकते हो। वैसे साकी असल में मिराई की वही क्रश है जिसे हमने थोड़ी देर पहले शुरुआत में देखा था। मिराई ने उसे फ्लावर दिया था, मिराई उसे बचपन से ही लाइक करता है। हालांकि मिराई ने फैसला किया है कि वो उस पर रेड क्रिस्टल से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसे इस तरह से अपने प्यार में पागल बनाए। हालांकि अब जब वो स्कूल में आगे बढ़ रहा था तभी उसे आसमान में एक दूसरा एंजल दिखाई देता है। हालांकि मिराई ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसा उसने नहीं देखा, लेकिन वो एंजल वहाँ नीचे आता है। वो एकदम से मिराई के सामने आया था। इस चीज में मिराई थोड़ा सा डर गया था, जो चीज वो एंजल भी समझ लेता है कि असल में मिराई भी एक गॉड कैंडिडेट है। इसके बाद अब वो एंजल अपने मास्टर को, यानी कि जिसने उसे चुना है, उसे दिखाता है। मिराई जैसे ही यहाँ पर पीछे मुड़ता है तो उसे पीछे साकी खड़ी हुई दिखती है। वो हैरान था क्योंकि साकी को भी गॉड कैंडिडेट के लिए चुन लिया गया है। यहाँ पर साकी कुछ भी नहीं कहती और तुरंत ही रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल मिराई के ऊपर कर देती है। हालांकि मिराई के ऊपर उसका ज्यादा असर नहीं हुआ था, क्योंकि मिराई पहले से ही उसे लाइक करता है। बस रेड क्रिस्टल से उसे इतना हिम्मत मिल गई थी कि वो ये चीज खुद से कन्फेस करता है और उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है। साकी उससे कहती है कि मुझे तुमसे और भी कुछ बात करनी है, मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है, इसलिए तुम घर आ सकते हो। अब मिराई इतना ज्यादा खुश हो गया था, वो तुरंत ही वहाँ से उड़ते हुए साकी के घर पर चला जाता है, बिना ये चीज सोचे अभी तो स्कूल चालू भी नहीं हुआ। वैसे अभी मिराई बहुत देर तक घर पर इसका इंतजार करता है। जब साकी और उसका वो एंजल वहाँ आता है तो साकी आते ही कहता है कि क्या तुम्हारे पास व्हाइट एरो की पावर है। इस पर मिराई हाँ करता है। ये देखकर वो एंजल थोड़ा सा घबरा गया था और साकी के सामने आ गया था। वो कह रहा था कि इसका मतलब तुम मेट्रोपोलिन हो, लेकिन मिराई कहता है कि नहीं, वो मेट्रोपोलिन नहीं है। असल में मेट्रोपोलिन की आइडेंटिटी कोई नहीं जानता, क्योंकि वो हमेशा एक कवच पहन कर रहता है। वैसे अब यहाँ पर साकी का एंजल बताता है कि साकी ने मिराई को उस रेड क्रिस्टल से इसलिए हिट किया जिससे कि वो मिराई से उसके विंग्स ले सके। असल में इसका कारण ये है कि साकी के पास विंग्स नहीं है, इसलिए वो उड़ना चाहती है लेकिन उड़ नहीं सकती। अब मिराई इसके लिए मान जाता है। वो दोनों हाथ मिलाते हैं जिससे उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है और उनके हाथ एक स्पिरिचुअल रस्सी में बन जाते हैं। वैसे खुद के पंख काट कर किसी को देना ये नामुमकिन है, इसलिए मिराई उसे पीछे से जाकर पकड़ता है। गलत मत समझना, वो सिर्फ उसे हवा में उड़ाकर ले जाना चाहता था। अब वो दोनों हवा में आते, यहाँ पर मिराई ने उसे टाइट पकड़ रखा था और वो उड़ रहे थे, लेकिन साकी किसी बात पर अभी भी उदास थी। मिराई उससे इसकी वजह पूछता है, पर वो कहती है कि वो सिर्फ किसी पर्सनल कारण से दुखी है, लेकिन वो ये भी कहने लगती है कि आज वो खुश है क्योंकि अब मिराई उसके साथ है। वैसे कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जब साकी अपने घर पर थी तब उसे फोन में से एक नोटिफिकेशन आता है। ये एक न्यूज चैनल था। इसमें लिखा हुआ था कि जो मेट्रोपोलिन है वो सभी एंजल को और उनके मास्टर को स्टेडियम बुला रहे हैं। इससे साकी समझ चुकी थी कि मेट्रोपोलिन उन सभी को एक साथ खत्म करना चाहता है। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है। इस बारे में वो मिराई को भी बताती है। उसका एंजल मिराई से कहता है कि मेट्रोपोलिन जरूर साकी को भी खत्म करने की कोशिश करेगा और साकी तो वैसे भी बाकी उससे कमजोर है। ये सुनकर मिराई को गुस्सा आता है और वो फैसला करता है कि वो मेट्रोपोलिन को खत्म करेगा, भले ही इस चीज में उसकी जान भी क्यों ना चली जाए। हालांकि जब वहाँ से जाने लगा था तभी वहाँ पर नेस आती है और उसे रोक देती है। नेस कहते हैं कि असल में साकी और उसके एंजल का प्लान था, वो जानबूझकर मिराई को वहाँ भेज रहे हैं। अब उसका कारण असल में यह है कि मिराई ने साकी के साथ एक बॉन्ड क्रिएट किया है। अगर मिराई मारा जाता है तो उसके विंग्स और क्रिस्टल साकी के पास आ जाएंगे और अगर मिराई के हाथों मेट्रोपोलिन मारा जाता है तो उसके विंग्स और क्रिस्टल साकी के पास आ जाएंगे। सिंपल सी बात है कि साकी की हर तरफ से जीत हो रही है, लेकिन मिराई को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन नेस कहती है कि ठीक है, पर हम मिलकर भी काम कर सकते हैं। अब साकी और मिराई की टीम बन चुकी है, उन्हें किसी तरह से मिलकर मेट्रोपोलिन को खत्म करना था। वैसे इस न्यूज के मुताबिक करीबन 35 दिन बाद मेट्रोपोलिन ने सबको स्टेडियम में बुलाया है, इसलिए अभी वहां पर जाने का फैसला करते हैं। हम देखते हैं कि अब 33 दिन बीत चुके थे। इसका मतलब उस रेड क्रिस्टल का असर खत्म होने वाला है जिसका इस्तेमाल साकी ने मिराई के ऊपर किया था। इसलिए अभी उन्होंने मिराई को बांध रखा था क्योंकि उन्हें डर था कि रेड क्रिस्टल का असर खत्म होते ही मिराई ना जाने क्या करेगा। लेकिन असर खत्म होने के बाद भी मिराई कुछ नहीं करता। मिराई बताता है कि उसकी फीलिंग
असली है। इस चीज से साकी भी बहुत ही खुश थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ स्टेडियम में आ चुके थे, लेकिन इस वक्त वो ऑडियंस बनकर बैठे हुए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो मेट्रोपोलियन को उनकी असलियत के बारे में पता चले। अब तभी यहाँ पर स्टेडियम के बिल्कुल सेंटर में मेट्रोपोलियन की एंट्री होती है। वो इस वक्त भी अपने कवच को पहन कर आया था। अभी वो बहुत कहता है कि मैंने सभी गॉड कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया था, तो जो यहाँ पर आ चुके हैं मेरे सामने आए। अब तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं जिन्होंने ब्लू और येलो कवच पहन रखा था। वो भी मेट्रोपोलियन की तरह अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं और उनका मेन मकसद यही था कि वो यहाँ पर आकर मेट्रोपोलियन को खत्म कर दे। वो यहाँ पर उसके ऊपर रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके पास व्हाइट क्रिस्टल नहीं है। लेकिन मेट्रोपोलियन को कुछ नहीं होता। इससे वो समझ चुके थे कि मेट्रोपोलियन असली नहीं है, इसका मतलब वो कहीं छुपा हुआ है और ये बस उसका क्लोन है या फिर कोई और रोबोट। ये देखने के बाद अभी वो दोनों ही आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। तभी इतने में ही एक लड़की वो वहाँ पर आती है। उसके भी विंग्स थे लेकिन उसने किसी तरह का कवच नहीं पहन रखा था। वो भी एक कैंडिडेट है और अभी वो बहुत ही डरी हुई लग रही थी। वो कह रही थी कि वो मेट्रोपोलियन से डरती है, इसलिए वो इनका साथ देगी मेट्रोपोलियन को खत्म करने में। हालांकि इतने में ही वहाँ टेलीविजन पर असली वाला मेट्रोपोलियन सामने आता है और अब जब वो लड़की इन दोनों आदमियों के साथ हाथ मिलाने के लिए नीचे आ रही थी, इतने में ही असली वाला मेट्रोपोलियन आकर उसे पकड़ लेता है और रेड क्रिस्टल शूट कर देता है। यहाँ उसने उसे जान से नहीं मारा था। रेड क्रिस्टल की मदद से अब वो लड़की मेट्रोपोलियन की बात मानने लगी थी। हालांकि इस चीज से उन दोनों आदमियों को एक आइडिया आता है और वो चिल्लाने लगते हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बैठा है वो भी उनकी मदद करने के लिए आ सकता है, क्योंकि यही एक चांस है मेट्रोपोलियन को खत्म करने का, वरना फिर से उन्हें मौका नहीं मिलेगा। अभी ये देखते हुए 2 और कवच पहने लोग वहाँ पर आते हैं। एक ने पिंक कवच पहन रखा था और दूसरे ने ग्रीन। ये दोनों इनका साथ दे, इसलिए ब्लू और येलो कवच वाले पिंक और ग्रीन कवच वालों पर पिंक क्रिस्टल से हमला करते हैं, जिससे कि उनके ऑर्डर फॉलो करे। हालांकि देखा जाए तो इस स्टेडियम में ये चारों और साथ ही वो दूसरे रोबोट वाला मेट्रोपोलियन खड़े हुए थे, इसलिए वो अनाउंसर जो कि इस पूरी लड़ाई को कंटेंट की तरह टेलीविजन पर दिखा रहा था, वो कहता है कि स्टेडियम में 5 पावर रेंजर्स, बल्कि वो ये भी कहता है कि स्टेडियम में 5 मेट्रो रेंजर्स जमा हो चुके हैं। हालांकि तभी टेलीविजन वाला असली मेट्रोपोलियन बताता है कि वो असली मेट्रोपोलियन है ही नहीं, असली वाला तो वही स्टेडियम में खड़ा हुआ है। अब वो स्टेडियम वाला मेट्रोपोलियन ये लोग समझ पाए इससे पहले ही ब्लू कवच वाले आदमी को खत्म कर देता है व्हाइट क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए, और येलो वाले के ऊपर अपने रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है। इससे वो पीला वाला अब मेट्रोपोलियन की ही हर एक बात मानने लगा था। अभी येलो कैंडिडेट भले ही मेट्रोपोलियन के वश में आ गया था, लेकिन वो ये जरूर पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने जब उन दोनों ह्यूमंस के ऊपर रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया तो वो काम कर गया, जबकि एक ह्यूमन पर सिर्फ एक ही रेड क्रिस्टल का यूज हो सकता है। इस पर मेट्रोपोलियन बताता है कि उसने कभी इनके ऊपर क्रिस्टल का इस्तेमाल किया ही नहीं, क्योंकि उसने इन्हें पैसे दिए थे और पैसे के बदले इन्हें ऐसा करने को कहा था। वैसे मेट्रोपोलियन अभी रेड क्रिस्टल की पावर को चेक करना चाहता था कि उस चीज से क्या क्या ऑर्डर दिए जा सकते हैं। अब प्लॉट वगैरह एक छोटी मोटी चीज है जो कि कोई भी हाँ कर देगा, लेकिन असली चीज थी क्या कोई मरने को भी तैयार होगा। अब मिराई के केस में अलग था, क्योंकि उसने जिनके ऊपर क्रिस्टल का यूज किया था वो ह्यूमंस थे, लेकिन यहाँ उसके सामने अभी एक कैंडिडेट है। अब वो उस छोटी लड़की के साथ ही येलो कैंडिडेट को बांध देता है और कहता है कि तुम खुद को खत्म कर लो, लेकिन येलो कैंडिडेट ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद मेट्रोपोलियन को व्हाइट क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए येलो कैंडिडेट को खत्म कर दिया था। अब उसे दूसरी छोटी लड़की की बारी थी। मेट्रोपोलियन कहता है कि अब तुम भी मरने वाली हो। ये सुनकर वो लड़की डर जाती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। मेट्रोपोलियन अभी उसे मारने में इसलिए देरी कर रहा था जिससे कि कोई कैंडिडेट सामने आए उस लड़की को बचाने के लिए और मारा जाए। ये देखते हुए मिराई को गुस्सा आता है और अब वो मदद करने के लिए आगे आने वाला था। उसने अपनी पावर एक्टिवेट लगभग कर ही ली थी, लेकिन इतने में ही वहाँ नेस आती है और आसमान में चिल्लाते हुए कहते हैं कि किसी के सामने आने की जरूरत नहीं। साथ ही वो मेट्रोपोलियन से कह रहे थे कि तुम्हारी ट्रिक अब काम नहीं करने वाली। वैसे यहाँ नेस के अचानक से आते ही साकी और मिराई दोनों ही वहाँ ऊपर हवा में देखते, जबकि नॉर्मल ह्यूमंस एंजल को नहीं दिख पाते और सुन नहीं पाते। इस चीज का फायदा उठाते हुए किसी ने यहाँ उन दोनों को ही फोटो ले ली थी। अब हम वापस से यहाँ नेस को देखते हैं, जो कि जैसे वो ये कहती है कि अब ये लड़की तुम्हारे किसी काम की नहीं, तो मेट्रोपोलियन तुरंत ही उसे खत्म कर देता है। वैसे अब नेस यहाँ मेट्रोपोलियन के बहुत करीब आते हुए कहती है कि वैसे तो उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेट्रोपोलियन उसके मास्टर की ऑर्गेनिक हैप्पीनेस के बीच आ रहा है, इसलिए अब नेस का पहला और आखिरी टारगेट मेट्रोपोलियन ही रहेगा। अब इसके बाद नेस वहाँ से चली गई थी, मेट्रोपोलियन भी वहाँ से चला जाता है। हमें जानने को मिलता है कि टोटल अब सिर्फ 8 कैंडिडेट ही बचे हुए
हुए हैं जो कि अभी जिंदा है। अब इसके बाद हम साकी के घर पर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि साकी और मिराई बैठकर बात कर रहे थे कि उन्होंने किस तरह से मेट्रोपोलियन को खत्म करना है। लेकिन इस पर साकी का वो एंजल और नेस दोनों ही कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल का काम है क्योंकि मेट्रोपोलियन बहुत ज्यादा ताकतवर है। हालांकि इस चीज पर साकी कहती है कि फिर हमें बाकी कैंडिडेट से हाथ मिला लेना चाहिए क्योंकि सभी चाहते हैं कि मेट्रोपोलियन मारा जाए। अब तभी वहाँ खिड़की पर से एक आदमी कहता है कि हाँ, तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है। अब एकदम से आवाज सुनकर ये लोग हैरान थे। ये तुरंत ही वहाँ बाहर आते हैं और मेरा ही तुरंत ही उसकी तरफ रेड क्रिस्टल ले आता है और कहता है कि तुम कौन हो, सच सच बताओ वरना मैं रेड क्रिस्टल तुम्हारे ऊपर चला दूंगा। वो आदमी कहता है देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलने वाला, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मिराई को इस पर भरोसा नहीं था, लेकिन नेस कहती है कि हम इस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये झूठ नहीं कह रहा। अब वो आदमी बताता है कि असल में वो एक कैंसर पेशेंट है, वो मरने ही वाला था। लेकिन तभी एक एंजल वहाँ पर आई और उसने उसे अपनी पावर्स दे दी। इसकी वजह से अब 999 दिनों तक ये आदमी जिंदा रहेगा। हालांकि ये मरने वाला था इसलिए दुखी था क्योंकि अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर इन पावर्स की वजह से उसने कई अमीर आदमियों से बहुत सारा पैसा लेकर अपनी फैमिली को दे दिया। वो कहता है कि देखो, इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं गॉड बन पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेट्रोपोलियन भी एक गॉड ना बने क्योंकि वो एक अच्छा गॉड नहीं बनेगा और मैं ऐसा कुछ भी कर नहीं जाना चाहता जिससे बाद में मेरी फैमिली को परेशान होना पड़े। अब ये बात उसकी सही थी। वैसे उसे मिराई और साकी के बारे में इसलिए पता है क्योंकि उसने उस स्टेडियम वाले इंसिडेंट से एक दिन पहले ही टोटल 14 लोगों के ऊपर रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था और उन्हें कंट्रोल करते हुए उसने स्टेडियम में भेज दिया जिससे कि वो बाकी के गॉड कैंडिडेट जो कि छुपे हुए हैं उनकी फोटो ले सके। जब इस आदमी ने मिराई और साकी को देखा तो वो समझ गया कि ये बुरे नहीं है, इसलिए वो इनसे बात करने के लिए आया। वैसे इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और मेट्रोपोलियन को देखते हैं। अभी उसने अपना कवच नहीं पहन रखा था, वो भी करीबन मिराई की एज का ही एक लड़का है और वो भी मिराई की तरह एक स्कूल में पढ़ता है। वैसे अभी वो ये सोच रहा था कि उसने उसके जो क्रिस्टल वापस आए उनका अब वो क्या करे क्योंकि उसे इनका भी यूज करना है। वैसे अभी वहाँ मिराई जिस आदमी से मिला वो आदमी अपना नाम नेनाटो बताता है, लेकिन मिराई उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हाथ मिला लूंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन मेट्रोपोलियन अभी अपने स्कूल में था जहाँ उसका दोस्त उसके पास आता है और उसे कैनेट कहकर बुलाता है। इसका मतलब मेट्रोपोलियन का असली नाम कैनेट है और यहाँ उसके दोस्त का नाम नेनामी था। अभी उसका दोस्त कह रहा था कि क्या हम तुम्हारी क्रश को देखने चले, जिस पर कैनेट हाँ करता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अभी वो कैनेट की क्रश को देख ही रहे थे, तभी कैनेट नेनामी से पूछता है कि मान लो कि तुम्हारी कोई एक विश पूरी हो सके तो तुम क्या विश मांगोगे। इस पर नेनामी कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहूंगा, लेकिन कैनेट कहता है कि ये तो बहुत ही छोटी विश है, इससे बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ऐसा बताओ जिनसे हर किसी को फर्क पड़े। तो इस पर नेनामी कहता है कि मैं इस धरती पर सारी अच्छी ना दिखने वाली लड़कियों को खत्म कर दूंगा। कैनेट हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, ये एक अच्छी विश हो सकती है। हालांकि वो बताता है कि अगर उसे ऐसी विश मांगने का मौका मिले तो मरे हुए पर्सन को जिंदा करने की विश मांगेगी। असल में यहाँ पर वो अपनी बहन की बात कर रहा था। अब हम देखते हैं कि जब उसकी क्रश वहाँ से चली जाती है तो कैनेट यहाँ सामने आता है और सामने डबल क्रिस्टल का यूज करने लगता है। वो देखता है कि अगर वो 2 क्रिस्टल का यूज करता है तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। अब हम बाद में देखते हैं कि स्कूल के बाद वो अभी अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जा रहा था। तो उसकी सिस्टर एक क्रिस्टल में बदल चुकी है और अब सिर्फ उसकी डेड बॉडी ही कैनेट के पास है। वो भी अभी उसके लिए फ्लावर्स लाया था क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तभी सीन चेंज होता है और यही सेम टाइम पर हम देखते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी न्यूज आ रही थी। ये न्यूज मिराई और बाकी सभी देखते हैं। उस न्यूज में खास बात ये थी कि जिस लड़की ने वो एक्सीडेंट किया था वो वहाँ एक लेटर छोड़कर गई है जिसमें लिखा है कि ये सब मेट्रोपोलियन के कहने पर कर रही है। ये देखकर नेनाटो, मिराई और साकी तीनों ही हैरान थे। हालांकि ये चीज गलत थी, इसमें दोनों की तरफ से कुछ भी हो सकता है। मतलब कि वो लड़की जानबूझकर मेट्रोपोलियन का नाम यूज भी कर सकती है या फिर सच में मेट्रोपोलियन ने उसे ऐसा ऑर्डर दिया होगा। लेकिन अभी नेनाटो कह रहा था कुछ भी हो जाए लेकिन हमें उस लड़की को खत्म करना होगा इससे पहले कि वो और भी कई लोगों को मारे। हालांकि मिराई किसी की जान नहीं ले सकता इसलिए वो ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर नेनाटो उसे एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि मान लो मेट्रोपोलियन साकी को खत्म करने वाला हो तो तुम ऐसे में क्या करोगे। ये सोचकर मिराई कांपने लगा था, लेकिन फिर भी वो मेट्रोपोलियन को खत्म करने के डिसीजन पर नहीं आता। वह सब कुछ ही दिनों में नेनाटो ने कुछ सूट तैयार कर लिए थे जिससे कि इन तीनों की आइडेंटिटी भी मेट्रोपोलियन की तरह छिपी रहे। साथ ही वो कुछ वेपन्स भी लाया था जिससे कि वो मेट्रोपोलियन को खत्म कर पाएंगे। हालांकि मिराई और साकी उन वेपन्स को देने से मना कर देता है क्योंकि उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इनका यूज कर पाएगा। अब तभी एक और न्यूज सामने आती है जिसमें पता चलता है कि उसी सेम लड़की ने जिसने एक्सीडेंट किया था उसने किसी दूसरी लड़की का मर्डर कर दिया है और यहाँ पर भी वही बात आती है कि वो सब मेट्रोपोलियन के नाम पर कर रही है। इसलिए अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि उसके पास जाएंगे और उससे मेट्रोपोलियन का पता पूछेंगे, नहीं तो उसे जान से मार देंगे। इन्हें उसकी लोकेशन का पता लग जाता है। अभी मिराई और नेनाटो दोनों
दोनों ही साथ में गए थे अपने सूट पहनकर। वहाँ पर पहुंचने के बाद जब ननाटो पहले आगे आता है तो वो देखता है कि वो लड़की अभी एक टावर के ऊपर लेटकर हमारे वीडियोस देख रही है। अब जब ननाटो उसके पास आकर उससे पूछती है, इतने में ही वो टावर वहाँ बहुत ही तेजी से ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ननाटो वहाँ से दूर फेंक गया था। यहाँ पर मिराई डर जाता है और उसे बचाता है। हालांकि अभी ननाटो कुछ नहीं कह रहा था, इसलिए मिराई कांप रहा था। लेकिन तभी ननाटो हंसते हुए बोलता है कि वो ठीक है, पर इतने में उसके सामने मेट्रोपोलिन आ जाता है। अभी मेट्रोपोलिन उन दोनों को आराम से खत्म कर सकता था, इसलिए मिराई सबसे बेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो खड़ा हो जाता है और संदीप महेश्वरी बनकर एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। वो कहता है कि तुम जो कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ लोगों को खत्म कर रहे हो, इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन मेट्रोपोलिन भी विवेक बिंद्रा है, उसके अपने खुद के रूल्स है, इसीलिए वो संदीप महेश्वरी माफ करना मिराई की बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर करता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर ननाटो हील हो चुका था और अब उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो मेट्रोपोलिन के साथ फाइट कर सके। वो कहता है कि मैं आगे जाकर लड़ूंगा और सही चांस देखकर तुम यहाँ से रेड क्रिस्टल उसकी तरफ फेंक देना। मिराई व्हाइट क्रिस्टल नहीं फेंक सकता था, लेकिन अब वो रेड क्रिस्टल फेंकने की हिम्मत कर लेता है, पर लड़ाई के दौरान वो उसे भी नहीं फेंक पाता। ननाटो सोच रहा था कि इससे अच्छा तो वो साकी को साथ लेकर आता, लेकिन साकी के पास विंग नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाई थी। अब यहाँ से फाइट स्टार्ट होती है। फाइट बहुत खतरनाक थी। इस बीच जब मेट्रोपोलिन ननाटो को वहाँ से दूर हटा देता है तो मिराई भी लड़ने के लिए आगे आता है। अब भले ही वो क्रिस्टल फेंक नहीं पा रहा था, लेकिन उसने क्रिस्टल अपने हाथ के आगे रख रखा था और वो मेट्रोपोलिन से टकराने की कोशिश कर रहा था। वैसे इस चीज में हमें एक नई चीज जानने को मिलती है। हम देखते हैं कि जब मेट्रोपोलिन इनकी तरफ व्हाइट क्रिस्टल फेंक रहा था, उसी दौरान मिराई अपने रेड क्रिस्टल को फेंकता है, जिससे दोनों क्रिस्टल टकराते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका मतलब इन क्रिस्टल से बचने का एक और तरीका है। हालांकि अब इस फाइट के दौरान ननाटो की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसीलिए मिराई को ही ज्यादातर सामने आकर लड़ना पड़ रहा था। मिराई ने अपने सेंस को खो दिए थे क्योंकि वो इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसकी बॉडी में एंड्रोलाइन केमिकल बहने लगा था, जिसकी वजह से उसे ना ही अपनी बॉडी में कोई पेन समझ में आ रहा था, ना ही वो थक रहा था। वो बहुत ही स्पीड से हमला करता है, जो देखने के बाद मेट्रोपोलिन खुद हैरान था। अभी उन दोनों के बीच बराबर की टक्कर हो रही थी। इसी दौरान वो फिर से आपस में टकराते हैं। अभी किसी का क्रिस्टल एक दूसरे को लग ही नहीं जाता, लेकिन वहाँ पर एक धमाका हो गया था, जिस धमाके के बाद हम देखते हैं कि मेट्रोपोलिन दूर हट जाता है और यहाँ ननाटो और मिराई भी सही मौका देखकर वापस से आ जाते हैं। अब वापस आने के बाद मिराई जब थोड़ा सा शांत होता है और थोड़ा बहुत सोच पाता है तो कहने लगा था कि आखिर मेरे ही ऊपर मेट्रोपोलिन को खत्म करने का बर्डन क्यों है। लेकिन इस पर ननाटो उसे समझाता है कि देखो, ये काम तुम खुद के लिए नहीं कर रहे हो, ये काम तुम पूरी दुनिया के लिए कर रहे हो। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अंत में शायद तुम्हें ही मेट्रोपोलिन को रोकना होगा। वैसे अब वो कुछ टाइम के लिए मिराई को अकेला छोड़ देते हैं। जब मिराई ठीक हो जाता है तो अब वो मिराई से बात करते हैं उस बारे में। असल में जब मिराई ने मेट्रोपोलिन पर हमला किया था तो वो बिना कुछ सोचे हमला कर रहा था, जिसकी वजह से अचानक से मेट्रोपोलिन का वो मास्क टूट जाता है। उसका आधा फेस भी दिखने लगा था। अभी ये लोग उससे यही पूछ रहे थे कि उसका फेस किस तरह का दिख रहा था, लेकिन मिराई बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं और वो इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। अब इसीलिए ये लोग उसे परेशान नहीं करते और जब वो बात करना चाहेगा तभी ये लोग उससे बात करेंगे। अब रात का टाइम हम देखते हैं कि अभी मिराई लेटा हुआ था, तभी वहाँ उसी लेडी के बेड पर साकी आती है। अभी उनके दिल से दिल मिलने हुए थे, जो चीज देखकर साकी की एंजल को कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि तभी वहाँ नेस आती है और वो सब कुछ समझ रही थी, इसलिए वो उस एंजल से कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। हालांकि वो कहने लगता है कि अगर यहाँ पर कुछ प्लॉट डेवलपमेंट जैसी चीज हो रही है तो मैं रुक कर देखना चाहूंगा, लेकिन फिर नेस उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। अभी यहाँ साकी और मिराई आपस में बात कर रहे थे, जिस दौरान साकी पहले तो मिराई से माफी मांगती है, क्योंकि जिस दिन से मिराई के पेरेंट्स मरे थे उसके बाद से स्कूल का हर एक स्टूडेंट मिराई को अनलकी मानने लगा, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से ही वही अकेला बचा था। इसीलिए साकी भी उन लोगों के साथ मिल गई और वो भी अब मिराई से बात नहीं करती। मिराई इस चीज से बहुत दुखी थी। हालांकि साकी को भी बड़ा होकर अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो मिराई से माफी मांगेगी। लेकिन अब जब वो मिराई के पास पहुंची तो उसने मिराई को उस बिल्डिंग के ऊपर कूदते हुए देखा। ये वही दिन था जिस दिन मिराई को नेस मिली थी, इसलिए अब वो वहाँ से भाग गई और डर कर उसने सोचा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और इस सब का कारण वही है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो भी समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देगी। लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी तब उसे भी अपना पहला एंजल मिला। वो बताते कि वो मिराई के जिंदा होने से बहुत खुश है, लेकिन अभी तक उसने खुद माफ नहीं किया है। वो कहती है कि वो भी मारी जाए, क्योंकि उसने जो मिराई के साथ किया था वो गलत था। अब मिराई इतना बड़ा साइको है कि वो उसकी बात मान भी जाता है और उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए पहले तो उसके साथ हाथ मिलाता है और बॉन्ड क्रिएट कर उड़ाकर उसे बहुत ऊपर ले आता है, जहाँ से वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगर तुम मरना चाहती तो इस बॉन्ड को हटा दो, तुम नीचे गिरकर मर जाओगी। ये सुनने के बाद साकी डर चुकी थी। हालांकि इस दौरान वो अपने लव को कन्फेस करते हुए कहती है कि अब वो नहीं मरना चाहती और वो मिराई के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती है। इसके बाद बस उनके बीच में
कुछ रोमांटिक चीजें होती है। और अब अगले दिन का सीन आता है जब पिछली रात ना जाने ऐसा क्या हुआ कि आज साकी बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। वैसे वो सभी से कहती है कि अब उसे भी विंग्स चाहिए जिससे कि वो सभी की मदद कर पाए, लेकिन विंग्स लेने के लिए उसे कुछ काम करने होंगे। जैसे कि अभी नेनाटो की वो एंजल बताती है कि विंग्स पाने के लिए सिर्फ कुछ ही तरीके हैं। पहला तरीका कि साकी किसी गॉड कैंडिडेट को खत्म कर दे जो कि वो नहीं कर सकती। दूसरा तरीका कि वो खुद ही किसी ऐसे गॉड कैंडिडेट से मिले जो कि मरने वाला हो या फिर मारा जा चुका हो, तो फिर वो उसकी सोल और उसके विंग्स मांग सकती है। वैसे अभी वो एंजल अभी जितने भी तरीके बता रही थी वो सारे साकी के लिए इम्पॉसिबल थे। अभी नेनाटो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरे करीब रहो क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं कभी भी मारा जा सकता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने विंग्स दे दूंगा। लेकिन साकी कहती है कि नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी पर होप लेकर नहीं बैठ सकती जो कि मरने की होप लगाकर बैठा हो। अब वैसे नेनाटो को तो पिछली रात के बारे में कुछ नहीं पता, पर साकी का कॉन्फिडेंस देखते हुए मिराई से पूछने लगता है कि कल रात कुछ हुआ था क्या। हालांकि अब मिराई इस चीज पर हर बात डिटेल में बताए उससे पहले साकी का वो एंजल कहने लगता है कि साकी को विंग्स में दिलवाऊंगा। असल में जो एंजल होते हैं वो अपने कैंडिडेट को विंग्स दिलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए साकी के एंजल को फर्स्ट स्टेज पर आना होगा। वैसे नेनाटो की जो एंजल है उसे एंजल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, इसलिए उसके पास हर एक चीज का जवाब है। जब साकी के एंजल उससे पूछता है कि आखिर मैं अपनी स्टेज को कैसे बढ़ाऊं, तो इस पर वो दूसरी एंजल कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें या तो हेवन में जाकर वहाँ के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा, मतलब कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का तोड़ना होगा, या फिर तुम्हें इस दुनिया का सबसे समझदार इंसान बनना होगा। अभी काम बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी साकी के एंजल ने फैसला कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक चर्च में आ गए थे क्योंकि साकी का वो घर बहुत छोटा है और वहाँ पर ये सब नहीं बनते। वैसे इसका कारण ये भी था कि साकी का एंजल यहाँ पर जाकर उन सभी नॉलेज बबल्स को ऑब्जॉर्व करना चाहता है जो ह्यूमैनिटी के लिए बनने से पहले यहाँ पर है। उन बबल्स में हर एक चीज समाई हुई है जिसे वो एंजल अपने दिमाग में भरकर इस दुनिया का सबसे समझदार एंजल बन सकता है। वैसे अभी ये लोग जब बाहर खड़े हुए थे तभी एक रेड क्रिस्टल साकी की तरफ आता है। मिराई उसे रोकने के लिए सामने आ गया था, पर इतने में ही नेनाटो भी आगे आता है और उस क्रिस्टल को अपने हाथ में रख लेता है। उसने उसे एब्जॉर्ब कर लिया था। वो बताता है कि क्रिस्टल उसी का है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके पास अचानक से वापस कैसे आया। अब इतने में उसे पता चलता है कि रेड क्रिस्टल तभी वापस लौट कर आते हैं जब या तो उस क्रिस्टल को यूज हुए 33 दिन पूरे हो चुके होते हैं या फिर जिस पर यूज किया गया है वो मारा जा चुका होता है। अब ये सब सुनने के बाद नेनाटो को कुछ मिनट्स लगते हैं सब कुछ समझने में, लेकिन वो समझ जाता है कि उसकी फैमिली खतरे में है। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उसकी वाइफ कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए वो मिराई के साथ सूट पहनकर सीधा अपने घर की तरफ चला गया था। वहाँ उस घर के बाहर आने के बाद वो देखता है वहाँ एक अजीब सा क्रीपी आदमी खड़ा हुआ है। वो मिराई से कहता है कि तुम इस आदमी को संभालो जब तक मैं मेरी वाइफ को ढूंढता हूँ। अब वो खिड़की तोड़ते हुए घर के अंदर आ गया था, पर अभी भी यहाँ कहीं उसे अपनी वाइफ नहीं दिख रही थी। तभी वो अपने वाइफ के कमरे में आता है जहाँ वो उसकी ड्रेस को देखता है जो कि बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इससे नेनाटो का नाइटमेयर यानी कि उसका सबसे डरावना सपना अपने फैमिली को खोने का डर सही साबित होता है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वैसे इसके बाद अब हम बाहर आते हैं जहाँ हम देखते कि मिराई अभी ये सोच रहा था कि ये अजीब सा दिखने वाला आदमी कहीं ये तो कोई गॉड कैंडिडेट तो नहीं। अब ये सोचते हुए उसने रेड क्रिस्टल को सामने कर लिया था। जैसे ही उसका शक थोड़ा सा यकीन में बदलता है तो वो उस रेड क्रिस्टल को वहाँ सामने की तरफ फेंक देता है, लेकिन इतने में वो क्रीपी आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। वो भाग गया था। बाद में हमें उसका पास दिखाया जाता है। ये क्रीपी आदमी बचपन से बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखता है और इसका नाम असल में हाजिम है। ये इतना ज्यादा बदसूरत दिखता है कि कोई भी इससे बात नहीं करता। लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी इससे बात नहीं करते, लेकिन किसी तरह से इसने खुद को संभाल कर रखा। हालांकि हद तब हो गई जब इसकी खुद की बहन ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसका भाई बदसूरत है। अब ये सोचते हुए वो ये फैसला करता है कि वो खुद को खत्म कर लेगा, लेकिन जब ये ऐसा करने वाला था उसी समय एक एंजल उसके पास आई। उसने एंजल ने हाजिम को बताया कि वो इसे इतनी पावर दे सकता है कि हाजिम पूरी दुनिया को बदसूरत बना दे। हालांकि हाजिम ऐसा नहीं करना चाहता था। उसका मेन मकसद था कि वो लड़कियों के साथ बात कर पाए, तो इसके लिए अब वो एंजल उसे रेड क्रिस्टल देता है। अब एक रेड क्रिस्टल को लेकर हाजिम सीधा अपनी क्रश के पास चला गया था जो कि उससे कई करोड़ों गुना अच्छी दिखती है। हालांकि अब रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करने के बाद कोई भी सामने वाला ये चीज नहीं देख सकता कि उसके सामने कोई कितना बदसूरत है। अभी वो दोनों अपने क्लासरूम में थे जहाँ पर हाजिम में किस की डिमांड करता है जो कि उसे इजीली मिल जाती है। अब यहाँ पर प्लॉट डेवलपमेंट की बात शुरू होने वाली थी, लेकिन उसी समय क्लास में लगे हुए शीशे पर हाजिम की नजर जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हाजिम ने पहले कभी शीशा नहीं देखा था, लेकिन आज वो अपने क्रश के साथ था और जब वो खुद को अपने क्रश को शीशे में देखता है तो उसे डिफरेंस पता चलता है। वो सोचता है कि सच में वो कितना बुरा है, वो एक लड़की की जिंदगी खराब कर रहा है। हालांकि अगर वो सुंदर होता तो वो सच में ऐसा करता, क्योंकि फिर शायद उसकी क्रश भी उसे लाइक करती। वो अपनी क्रश को
वहीं छोड़कर वापस लौट आता है। वो भी अभी बहुत दुखी था, लेकिन एक दिन टीवी पर वो मेट्रोपोलियन को देखता है। मेट्रोपोलियन इस वक्त बैंक को बचा रहा था और टीवी में आ रहा था, जो देखकर हाजिम डिसाइड करता है कि वो मेट्रोपोलियन को अपना मास्टर मानेगा। मास्टर से यहाँ उसका मतलब आइडल से था। वो उसे आइडल मानना चाहता था, लेकिन इस पर उसका एंजल बताता है कि देखो, मेट्रोपोलियन एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और वो तुमसे दिखने में कई गुना अच्छा है, इसलिए तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हालांकि अब हाजिम ने तो मेट्रोपोलियन को अपना आइडियल मान लिया था। अब वो सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे कि वो सुंदर बन सके। तभी उसे बीटीएस के बारे में याद आता। वो उनकी स्पेशल ट्रिक को, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए प्लास्टिक सर्जरी करवाने का डिसाइड करता है और बस अगले दिन उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। हालांकि वो पहले से कई गुना ज्यादा अच्छा दिख रहा था और इसी बात से वो खुश होकर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रीट में चल रहा था। वैसे इस दौरान वो नोटिस करता है कि स्ट्रीट की सभी गर्ल्स अभी उसे ही देख रही है और साफ देखा जा सकता है कि वो उसके लिए इंटरेस्टेड है। अभी देखते हुए हाजिम एक यंग गर्ल के पास आता है और उसे इम्प्रेस करते हुए उसका नाम पूछने लगता है। हालांकि हाजिम को उम्मीद थी वो बहुत ही आसानी से कर लेगा, लेकिन उसने जिंदगी में आज तक कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, इसलिए उसे इस चीज में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और वो इतना ज्यादा अजीब लग रहा था कि वो लड़की उससे डरकर वहां से भाग जाती है। अब इस चीज में हाजिम फिर से उदास हो गया था और वो सोच रहा था कि उसने इतना सब चीज करवा लिया पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि अब तभी वो फिर से मेट्रोपोलियन को टीवी पर देखता है। आज वो वाला दिन था जिस दिन मिराई और नानाटो मिलकर मेट्रोपोलियन पर हमला कर रहे थे। इनकी फाइट वहाँ आसमान में चल रही थी और न्यूज वालों ने इनमें भी कंटेंट ढूंढ लिया था, बिल्कुल यूट्यूबर्स की तरह। अब उन्हें देखते हुए हाजिम सोचता है कि ये लोग उसके आइडल पर हमला कर रहे हैं, जो चीज हाजिम को पसंद नहीं आती। वो फैसला करता है कि अब वो खुद अपने आइडल की तरह दिखेगा और वैसे ही बनेगा। इसके लिए वो फिर से उसी सर्जन के पास गया था जिसने उसकी प्लास्टिक सर्जरी की थी। वो उसे रिमाइंड करता है कि वो फिर से उसे चेंज करे और बिल्कुल मेट्रोपोलियन की तरह बना दे। वैसे एक बार इस डॉक्टर की तरफ देखो, क्या सच में ऐसे डॉक्टर भी होते हैं? वैसे डॉक्टर तो नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से पेशेंट की एक सीरीज हमारे पास आई थी और उनका जो डॉक्टर है वो हमारा मेन कैरेक्टर है। और अगर आपको वो सीरीज चाहिए तो हम जल्दी चैनल पर वो अपलोड कर देंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर किसी का भी ध्यान भटका देने वाली है डॉक्टर कहती है कि नहीं, तुम्हें अभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करानी चाहिए क्योंकि अभी अभी तुमने अपने फेस को चेंज कराया। ऐसे में फिर से ऐसे चेंज करवाना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। सिंपल कहें तो उसने साफ साफ मना कर दिया था। इसका असली कारण ये था कि हाजिम को खुद मेट्रोपोलियन का चेहरा नहीं पता, इस वजह से वो सिर्फ उसके कवच को ड्रॉ करवा रहा था। वैसे हाजिम अब मेट्रोपोलियन बन नहीं सकता, लेकिन वो उसे ढूंढ कर उसके लिए काम जरूर कर सकता था, इसलिए वो उसका पता लगवाता है। उसे पता लगता है कि मेट्रोपोलियन एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, इसलिए उसने शहर के सारे स्कूल छान मारे थे। उसे पता लग जाता है कि मेट्रोपोलियन किस स्कूल में पढ़ता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि मेट्रोपोलियन यानी कि केनेट जब वहाँ स्कूल में था तब एक लड़की वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि हाजिम उससे मिलना चाहता है। मेट्रोपोलियन हाजिम को नहीं जानता था, पर वो ये समझ गया था कि लड़की और हाजिम दोनों ही मेट्रोपोलियन की असलियत के बारे में जानते हैं, इसलिए वो यहाँ पर इस लड़की पर रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है। पर वो क्रिस्टल उस लड़की को इफेक्ट नहीं करता क्योंकि उस लड़की की बॉडी में पहले से ही एक रेड क्रिस्टल मौजूद था, इसलिए अब मेट्रोपोलियन उसे व्हाइट क्रिस्टल से मार देता है। बाद में वो आकर हाजिम से बोलता है। हाजिम यहाँ पर छुपा हुआ था कि वो जानता था कि वो अभी सामने आया तो शायद मेट्रोपोलियन उसे भी मार दे, लेकिन मेट्रोपोलियन इसकी बात सुनता है, इसलिए हाजिम बताता है कि वो मेट्रोपोलियन यानी कि उसके लिए काम करना चाहता है, जिस पर मेट्रोपोलियन हाँ कर देता है। लेकिन वो कहता है कि इससे पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा और खुद को साबित करने के लिए मैं तुम्हें ननाटो की फैमिली को किडनैप करना होगा। अब हम वापस से करंट टाइम पर आते हैं। हमें ये पता है कि ननाटो की फैमिली किडनैप हो चुकी है। अभी ननाटो सीधा चर्च आ गया था जहाँ पर साकी उसके साथ ही था। तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल पर मेट्रोपोलियन था। वो ननाटो को उसकी फैमिली का पता बताता है, जिसके बाद ननाटो वहाँ से चला गया था। अभी साकी बहुत अकेला महसूस कर रही थी क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर सकती, इसलिए साकी का एंजल फैसला करता है कि भले ही उसे कितना भी दर्द सहना पड़े लेकिन वो खुद जल्द से जल्द अपनी रैंक बढ़ाएगा। और इसके बाद फिर से वहाँ उस इन्फॉर्मेशन को जबरदस्ती अपने दिमाग में डालने लगा था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ननाटो और मिराई वहाँ उस सर्कस वाले एरिया में पहुंच चुके थे जहाँ पर ननाटो की फैमिली को रखा गया था। यहाँ पर उसकी फैमिली अभी एक मिरर रूम के अंदर बंद थी जिसके ऊपर हाजिम बैठा हुआ था। अब यहाँ ननाटो किसी तरह से उस मिरर रूम के अंदर चला जाता है। उसे पता नहीं था लेकिन वो कैद हो चुका है क्योंकि अब हाजिम उसे वहाँ से निकलने नहीं दे रहा था। इतने में ही मिराई हाजिम पर हमला करने के लिए अपने व्हाइट क्रिस्टल को निकाल देता है, लेकिन हाजिम जानता था कि मिराई उस पर हमला नहीं कर सकता। और फिर अब तभी वहाँ पर मेट्रोपोलियन भी आ जाता है क्योंकि वो जल्द से जल्द मिराई और ननाटो को खत्म करना चाहता था। वो दोनों यहाँ अभी मिराई की तरफ अपने क्रिस्टल को पॉइंट किए हुए थे, लेकिन मिराई समझ जाता है कि अब इस मिरर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसे भी इस मिरर के अंदर जाना होगा। वो अंदर आकर ननाटो से कहता है कि हमें तुम्हारी फैमिली को लेकर इस मिरर के अंदर गोल गोल घूमना होगा जिससे कि उनके अटैक्स हमें ना लगे। हालांकि ये बहुत मुश्किल था क्योंकि वो ऐसा कब तक करते, लेकिन फिर भी अगर
अगर नारुतो को अपनी फैमिली को बचाना है तो उसे ऐसा करना ही होगा, इसलिए नारुतो हाँ कर देता है। अभी हाजिम को ये चीज समझ में नहीं आती कि आखिर ये लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। वही चीज मेट्रोपोलिन से पूछता है तो वो बताता है कि इसे ये लोग प्यार कहते हैं। अब प्यार शब्द सुनकर हाजिम थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहा था। वैसे हम देखते हैं कि अब इस तरह से शाम हो जाती है। मिराई और नारुतो वहाँ उस मिरर के अंदर तब से गोले के अंदर ही घूम रहे थे। अभी हाजिम को तो यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उस मिरर के अंदर अब कोई है, लेकिन मेट्रोपोलिन उसे इंतजार करने को कहता है। अब अगले दिन भी हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्हें उस मिरर के अंदर कोई भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि मिराई और नारुतो बहुत ही स्पीड से गोल गोल घूम रहे हैं। वैसे हाजिम और मेट्रोपोलिन से पूछता है कि क्या हमें इन्हें खाना दे देना चाहिए। इस पर मेट्रोपोलिन उसे साफ मना कर देता है। अब यहाँ से वापस से हम साकी के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो उदास थी और दूसरी तरफ उसका वो एंजल जितना हो सके उतनी नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में ही एक नॉलेज बॉल वहाँ बाहर की तरफ फेंक जाती है। उसे लेने के लिए वो जाता है और देखता है कि साकी अभी बहुत उदास है, वो रो रही है। अब उसे उदास देखकर उसका एंजल भी रोने लगा था, लेकिन इसके बाद अचानक से उसकी बॉडी से एक लाइट निकलने लगी थी और गॉड उसकी लैंप को बढ़ा कर देते हैं और अभी वो फिर से एक स्पेशल एंजल बन चुका था नेस की तरह, जिसकी वजह से उसके पास पावर थी कि अब वो साकी को विंग्स दे सकता है। वैसे इस तरफ हम देखते हैं कि अभी उस मिरर रूम में अंदर नारुतो थक चुका था और उससे अब बार बार गोल गोल नहीं घूमा जा रहा था, लेकिन वो फिर अपनी फैमिली को ही याद करता है और फिर से अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है। वैसे प्रॉब्लम ये थी कि अभी वो अपनी वाइफ को लेकर गोल गोल घूम रहा था, क्योंकि वो उसे भी कुछ नहीं होने दे सकता। वैसे अब तभी हम देखते हैं कि साकी अपने एंजल के साथ वहाँ पर आ चुकी थी। वो यहाँ पर अपने रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसके पास भी अब रेड क्रिस्टल आ चुका है। वो इसका इस्तेमाल अभी हाजिम के ऊपर कर रही थी। जैसे ही वो क्रिस्टल हाजिम को लगता है तो वो अजीब बिहेव करने लगता है और उस मिरर पर अपनी तलवार मारने लगता है, क्योंकि साकी ने उससे ऐसा करने को कहा था कि वो मिराई को और नारुतो को आजाद कर दे। वैसे अभी चीज देखने के बाद अब मेट्रोपोलिन हाजिम को धमकी देता है और कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा, लेकिन हाजिम नहीं सुनता और अपना काम कंटिन्यू रखता है। जो देखने के बाद मेट्रोपोलिन फैसला करता है कि अब उसे खुद ही यहाँ पर आना होगा, वरना नारुतो और मिराई आजाद हो जाएंगे। वैसे अब जब वो वापस यहाँ पर आ रहा था तब वहाँ पर 3 और गॉड कैंडिडेट आते हैं जो कि यहाँ उसकी मदद करने के लिए आए थे। और हम देखते हैं कि जब वो लोग वहाँ उस सर्कस वाले एरिया में पहुंचते हैं और हमला करना शुरू करते हैं तो वो लोग साकी को बचाने लगते हैं। और उसी दौरान वहाँ उस मिरर के अंदर नारुतो उस मिरर रूम के होल को नोटिस कर लेता है, जो कि हाजिम की तलवार की वजह से क्रिएट हुआ था। वो वहाँ पर शूट करते हुए उस मिरर रूम के कांच को तोड़ देता है और वो लोग आजाद हो जाते हैं। अभी मेट्रोपोलिन फेयर अटैक के मोड में था, इसलिए वो उनसे कहता है कि अगर ये चाहे तो अपनी फैमिली को यहाँ से वापस भेज सकते हैं। अभी वो नारुतो की वाइफ और उसकी छोटी सी बेटी की बात कर रहा था। अब साकी उन दोनों को एक ही करके वहाँ से उस चर्च के अंदर छोड़कर आती है। वैसे मेट्रोपोलिन के साथ जो 3 लोग और मिले हुए थे उनमें से एक यहाँ आगे आता है। वो पहले लड़ने वाला था, उससे लड़ने के लिए अभी हाजिम भी आगे आ चुका था, क्योंकि अब वो इन्हीं लोगों का साथ दे रहा है। हम देखते हैं कि लड़ाई शुरू होती है। इस लड़ाई में सामने उस आदमी ने पहले ही शूट करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब मिराई पर नारुतो भी आगे आकर हाजिम की मदद करता है। वो उस आदमी को पकड़ लेता है और हाजिम अपनी तलवार से उस पर हमला करता है। इससे उस आदमी का हाथ कट चुका था और वो नीचे गिर चुका था। हालांकि उससे मेट्रोपोलिन और बाकी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद अब वहाँ पर एक लड़की आती है, ये भी उन गॉड कैंडिडेट में से एक है। ये यहाँ आते ही पहले अपने प्लॉट दिखाती है और उसके बाद एक खास वायरस निकालती है जिसे इसने खुद ने बनाया है। ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। वो पहले इसका इस्तेमाल कर भी दिखाती है। अब वो कह रही थी कि मैं इस वायरस को इस धरती पर यूज नहीं करूंगी, अगर तुम में से कोई एक यहाँ पर आकर इस वायरस को अपनी बॉडी में इंसर्ट करवा ले। तो अब यहाँ पर एक मेट्रोपोलिन कहता है कि इस चीज के लिए मिराई से अच्छा और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मेट्रोपोलिन के हिसाब से सबसे बड़ा खतरा उसके लिए मिराई ही है। अब मिराई यहाँ पर आगे आता है और वो इस वक्त अपने वेपन सब छोड़ कर आ रहा था, साथ ही उसने बाकियों के वेपन भी हटा दिए थे। और अब जब वो वापस उस लड़की के करीब आता है तो वो यहाँ पर उस वायरस वाले सिग्नल को मिराई की बॉडी में घुसाने वाली थी, लेकिन इतने में ही मिराई उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने व्हाइट क्रिस्टल को उसकी तरफ करता है। पर अब जैसे ही वो लड़की अपने उस वायरस को रिलीज करती है तो मिराई अपने व्हाइट क्रिस्टल से उस वायरस को ही खत्म कर देता है। हालांकि उस लड़की के पास अभी भी वायरस था, जिसका यूज वो अलग अलग स्ट्रिंग्स में भर कर रही थी। वो सभी को एक साथ रिलीज करती है, लेकिन मिराई को बचाने के लिए तुरंत ही साकी वहाँ पर आ गई थी। वो उन्हें रोकने वाली थी, लेकिन इतने में ही हाजिम वहाँ पर आता है और साकी की मदद करता है। उसने अपनी तलवार की मदद से लगभग सारी सिरिंज काट दी थी और अपनी तलवार को यहाँ उस लड़की की तरफ चला दिया था, लेकिन इतने में एक सिरिंज आगे बढ़ती है, जिसे रोकने के लिए हाजिम ने अपना हाथ आगे कर दिया था। उस सिरिंज के लगने से हाजिम की बॉडी उस वायरस से धीरे धीरे पिघलने लगती है और उसका खून बहने लगता है। पर उसे इस चीज का दुख नहीं था, क्योंकि वो अपने आखिरी वक्त में अपनी पहली और आखिरी दोस्त की मदद करते हुए मरा। वैसे उसने अपनी तलवार को यहाँ उस लड़की की बॉडी
बॉडी के आर पार कर दिया था, जिस वजह से वो भी मारी जाती है। वैसे अभी साकी हाजिम के वरने की वजह से दुखी थी, क्योंकि हाजिम ने उसके लिए जान दी थी। तभी मेट्रोपोलियन कहने लगता है कि गलती मिराई की है, क्योंकि मिराई चाहता तो उसी वक्त व्हाइट क्रिस्टल का यूज उस लड़की पर करके उसे मार सकता था, जिससे हाजिम को मरना नहीं पड़ता। लेकिन मिराई कहता है कि नहीं, वो किसी को मारना नहीं चाहता। वैसे अब हाजिम के एंजल्स वहाँ पर आते हैं और उसकी बॉडी को हेवन ले जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही वो साकी को उसका रेड क्रिस्टल और हाजिम की मैजिकल रिंग्स दे देते हैं। अब यहाँ पर मिराई और साकी तुरंत ही ननाटो के पास आ गए थे, क्योंकि उसकी हालत खराब थी और उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना था। लेकिन अभी तक उनकी फाइट मेट्रोपोलियन से नहीं हुई थी और साथ ही उसके साथ अभी एक और साथी है। पर जब ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या वो अभी मरने के लिए तैयार है, तो वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। वैसे भी वो एक बच्चा था। वैसे अब मेट्रोपोलियन और मिराई की फाइट होनी थी। मेट्रोपोलियन तैयार था मिराई को खत्म करने के लिए, लेकिन मिराई उसे मारना नहीं चाहता था। मिराई कहता है कि वो अपने रेड क्रिस्टल का यूज करेगा, जिससे कि फिर वो मेट्रोपोलियन को कुछ भी ऑर्डर दे सकता है। अब फाइट के पहले मेट्रोपोलियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम इस फाइट के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं। वो कहता है कि हम सिक्का उछालेंगे और जो जीतेगा वो पहले अटैक करेगा और हम सिर्फ एक ही क्रिस्टल फेंक सकते हैं। मेट्रोपोलियन ने फेंकने के लिए इस वक्त व्हाइट क्रिस्टल को चुना था, लेकिन किस्मत से मिराई उस कॉइन में जीत जाता है। पर मिराई सामने मेट्रोपोलियन पर हमला करे इससे पहले मेट्रोपोलियन ने अपना क्रिस्टल यहाँ मिराई की तरफ फेंक दिया था, लेकिन मिराई उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो। लेकिन मेट्रोपोलियन कहता है कि लड़ाई में कुछ चीटिंग नहीं होती। वो कह रहा था कि वो गॉड बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब इसके बाद हमें इस चीज का रीजन बताया जाता है। हमें पता चलता है कि जब मेट्रोपोलियन को गॉड कैंडिडेट नहीं चुना था, तब उसकी एक सिस्टर हुआ करती थी। वो दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते थे और वो वैसे भी वो अमीर है, तो वो बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन मेट्रोपोलियन की सिस्टर उसे बताती है कि वो किसी लड़की को लाइक करती है, लेकिन मेट्रोपोलियन को ये बात पसंद नहीं आती और वो उसे डराता है और इससे उसकी बहन इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो पीछे को हटती है। अभी वो थोड़ी ऊंची जगह पर थे, जहाँ से गिरने के बाद उसकी बहन लगभग बेहोश हो चुकी थी। मेट्रोपोलियन नीचे आकर उसे देखता है। देखकर तो लग रहा था कि वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद वो मारी जाती है। इससे मेट्रोपोलियन को बहुत दुख हुआ था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी बहन की बॉडी को एक बर्फ की सिल्ली में जमा दिया था, क्योंकि उसे उम्मीद था कि वो किसी तरह से जाग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे खुद की जान लेनी होगी। जब वो खुद को मारने वाला था, उसी समय एक एंजल उसके पास आता है और उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो अपनी बहन को फिर से जिंदा कर सकता है। इसके लिए उसे गॉड बनना होगा, जिसके बाद वो अपनी बहन को एक एंजल बनाकर जिंदा कर देगा। अब मेट्रोपोलियन इसी बात से इंस्पायर होकर सभी को खत्म कर रहा है, क्योंकि वो जानते है कि अगर वो कंपटीशन को ही खत्म कर देगा तो उसे गॉड बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। वैसे ये सब सुनने के बाद साकी उससे कहती है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम सिर्फ खुद के लिए गॉड बनना चाहते हो। पर इस पर मेट्रोपोलियन उसे कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि इस दुनिया में कई सारे गरीब लोग हैं, मैं गरीबी को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। उसका मास्टर प्लान ये था कि वो इस दुनिया में सभी गरीब इंसान को खत्म करने वाला है। वैसे कमाल की बात ये है कि यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और वहाँ शहर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जो बड़े टेलीविजन लगे हुए हैं, उनसे लोग अभी इन सभी की बातें को सुन पा रहे थे और उन्हें लड़ते हुए भी देख पा रहे थे। कुछ तो मेट्रोपोलियन के सपोर्ट में थे, वैसे अब यहाँ कुछ भी वो, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जब मेट्रोपोलियन साकी को ये सब बता रहा था कि वो गॉड बनकर क्या करने वाला है, तभी उतने में ही मिराई उस पर रेड क्रिस्टल से हमला कर देता है। हालांकि मेट्रोपोलियन उसे रोक लेता है और लड़ने लगता है, लेकिन इसी दौरान मिराई को मौका मिल जाता है अपने रेड क्रिस्टल को मेट्रोपोलियन पर यूज करने के लिए। लेकिन उसे पता चलता है कि मेट्रोपोलियन की बॉडी में ऑलरेडी एक क्रिस्टल इजेक्ट करता है, जिस वजह से रेड क्रिस्टल से उसे कुछ नहीं होगा। सिंपल बात है कि रेड क्रिस्टल से उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता और व्हाइट क्रिस्टल सिर्फ मिराई के पास है, जो कि वो यूज नहीं करने वाला, इसलिए अब उन्हें मिलकर उसे खत्म करना होगा। अब मिराई मदद करवाता है। वो पहले मेट्रोपोलियन का हाथ पकड़ लेता है। इस दौरान वहाँ साकी भी आ जाती है और मेट्रोपोलियन का दूसरा हाथ पकड़ लेती है। मेट्रोपोलियन हिल नहीं सकता था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ ननाटो तुरंत ही अपनी बंदूक निकालकर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये गोलियां सीधा जाकर मेट्रोपोलियन को लगती है। ननाटो के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि आज से पहले उसने किसी को मारा नहीं था, लेकिन वो अपनी फैमिली को याद करते हुए ट्रिगर पर अपनी फिंगर नहीं हटा सकता। हम देखते हैं कि मेट्रोपोलियन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता क्योंकि वो कैद था और कुछ ही समय बाद उसका एंजल उसकी सोल को वहाँ से लेकर जा रहा था। वैसे हम देखते हैं कि इस तरफ ननाटो भी बहुत बुरी हालत में था। उसे वो लोग अस्पताल लेकर आते हैं, लेकिन डॉक्टर कह देते हैं कि अब वो ननाटो को नहीं बचा सकते। उसकी वाइफ दुखी थी, लेकिन लास्ट टाइम में वो उसके मुंह में से बस सिगरेट रख देती है, जो कि ननाटो नहीं पी पाता और पहले ही मारा जाता है। उसकी सोल बाहर आ गई थी। उसकी जो रिंग थी और उसके क्रिस्टल वो उसकी एंजल ने यहाँ साकी को दे दिए थे, क्योंकि ननाटो भी ये चाहता था कि उसकी रिंग्स और उसका एक क्रिस्टल साकी को मिल सके। वैसे रात के टाइम हम देखते हैं कि मिराई साकी को बताता है कि मेट्रोपोलियन की बॉडी में से एक दूसरा क्रिस्टल ऑलरेडी इजेक्ट करता था। इसका मतलब कोई उसे कंट्रोल कर रहा था।
दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये वही बच्चा था जो कि वहाँ उड़ते हुए आया था। बाद में भले ये वहाँ से भाग गया था क्योंकि उसे पता था कि मेट्रोफोलिन आज हार जाएगा। उसने मेट्रोफोलिन पर रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि वो खुद भी मेट्रोफोलिन से डरता था। वैसे रेड क्रिस्टल की मदद से किसी को भी मारा नहीं जा सकता, इसलिए वो लड़का मेट्रोफोलिन को खत्म नहीं कर पाया और व्हाइट क्रिस्टल उसके पास था नहीं, वरना वो उसका यूज जरूर करता। इस तरफ हम मिराई और साकी को देखते हैं। मिराई साकी से भी कह रहा था कि भले ही मेट्रोफोलिन मारा गया लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन हमारा इंतजार कर रहा है, हमारी मुलाकात जल्दी उससे होगी। वैसे अभी कुछ टाइम के लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मिराई और साकी एक साथ बहुत खुश थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ नेस और बाकी सारे एंजल्स मिलकर बातें कर रहे थे कि आखिर गॉड बनने के लिए सबसे सही कौन सा कैंडिडेट रहेगा। अभी उसके पास 800 दिन बचे हुए हैं, मतलब उनके पास अच्छा खासा टाइम है, लेकिन फिर भी उन्हें जल्द से जल्द इस चीज का पता लगाना था। तभी इन सभी को पता चलता है कि एक और गॉड कैंडिडेट अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहा है। ये वही लड़का था जिसने मेट्रोफोलिन को अपने रेड क्रिस्टल से काबू कर रखा था। ये यहाँ पर अपने मास्क उतारता है और सभी को अपनी असलियत बताता है। सभी लोग हैरान थे। वो पूछते हैं कि आखिर उसे ऐसी पावर कैसे मिली। वो सारी चीजें बता देता है कि वो किस तरह से एक स्कूल स्टूडेंट था और एक दिन वो अपने फादर की कुछ कैंडीज खाने वाला था, जिसके बाद वो मारा जाता है क्योंकि वो असल में जहर की गोलियां थी। लेकिन तभी वो एक एंजल वहाँ पर आ गया था और उसने उसे बचा लिया। साथ ही उसे कई सारी पावर्स मिली और रेड क्रिस्टल भी मिल गया। तो जो आप करते हैं उसने वही सब किया। उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय किया। लेकिन बाद में उसे पता चला कि मेट्रोफोलिन नाम का एक साइको आदमी सभी गॉड कैंडिडेट को मार रहा है। अब जब कोई नहीं कर पाया वो उस लड़के ने किया और रेड क्रिस्टल से मेट्रोफोलिन को कब्जे में कर लिया। वो चाहता था कि मिराई से लड़ते हुए या तो मेट्रोफोलिन मारा जाए या फिर एक एक करके बाकी सारे गॉड कैंडिडेट, और इसके बाद वो किसी तरह से मेट्रोफोलिन को भी मार देगा। पर अब जब मेट्रोफोलिन मारा जा चुका है तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो मिराई की फोटो देखता है और कहता है कि हम लोग सिर्फ एक गॉड चुनने के लिए गॉड कैंडिडेट बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि यही लड़का गॉड बने। और दूसरी तरफ मिराई और साग ये सब चीज देख रहे थे। उस सबके हिसाब से ये चीज सही थी क्योंकि सभी को मिलकर किसी एक को भी गॉड कैंडिडेट बनाना होगा। और वैसे भी अगर कोई ना मरे तो उससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन अभी भी उनको डाउट था कि शायद ये सब एक ट्रैप है क्योंकि गॉड बनने का मौका मिले और कोई उसे गवा दे, ऐसा नहीं हो सकता। अब एक दिन हम देखते हैं कि यहाँ साकी मिराई के पास आती है। वो अच्छे मूड में लग रही थी और कह रही थी कि यहाँ पर खतरा बहुत बढ़ गया है, हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए जिससे कि हम चुप कर रह सकते हैं। वैसे भी अब हम गॉड कैंडिडेट हैं तो उड़ते हुए कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। हम तब तक छुप कर रहेंगे जब तक कि पूरी दुनिया खत्म नहीं हो जाती और फिर जिसे गॉड बनना होगा वो गॉड बन जाएगा। साथ ही वो ये भी कहती है कि हम वहाँ बहुत मजे करेंगे। मिराई उसका इशारा समझ गया था, लेकिन मिराई जानता था कि कहीं और जाकर मजे क्यों कर रहे हैं, वो यहाँ पर भी मजे कर सकते हैं। वो उससे समझाता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहेंगे। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि मिराई और साकी फिर से स्कूल जाने लगे थे और अब वो एक दूसरे को पहचानने की भी एक्टिंग करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से मिराई के सामने एक कार गुजरती है जिसके अंदर से ब्लैक सूट पहना लड़का था। वो मिराई के पास आता। मिराई ने उसे देखते हुए रेड क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया था, लेकिन वो लड़का सब कुछ जानता था। वो पूछ रहा था कि तुमने अभी व्हाइट क्रिस्टल हाथ में लिया है या रेड क्रिस्टल, क्योंकि वो एक एंजल कैंडिडेट नहीं है इसलिए वो नहीं देख सकता। हालांकि वो बताता है कि वो पुलिस का आदमी है और वो ये भी कहता है कि अभी साकी के पास भी उसकी एक साथी पहुंच चुकी होगी। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि साकी ने ऑलरेडी इस लड़के के साथी को रेड क्रिस्टल से हिट कर दिया है। वो एक लड़की थी और हमें पता चलता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये दोनों बताते हैं कि उन्हें उन दोनों से कोई खतरा नहीं है क्योंकि मिराई और साकी बहुत फेमस हो चुके हैं। हर देश उन्हें ढूंढ रहा है और खासकर मिराई को, क्योंकि उसका थोड़ा सा चेहरा उस लड़के ने उस फोटो में दिखा दिया था। लेकिन फिर भी उसकी पूरी आइडेंटिटी लीक नहीं हुई है, इसलिए वो खतरे से बाहर है। पर फिर भी ये इनकी मदद चाहते हैं क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं दोनों पर भरोसा कर सकते हैं। ये बाकी कैंडिडेट को नहीं जानते कि वो कौन है, या फिर वो लड़का अपना नाम होशी बताता है और अपनी वाइफ का नाम यूमिको। वैसे अभी इन्हें हेडक्वार्टर की तरफ जाना था किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए। यूमिको नहीं जा रही थी क्योंकि उसके ऊपर रेड क्रिस्टल का असर हुआ है, इसलिए फिर साकी उसे परमिशन दे देती है जाने को। जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, अगले दिन जब वो लौट कर आते हैं तब यहाँ पर होशी मिराई और साकी से कहता है कि वो दोनों ही एंजल्स को नहीं देख सकते। इसी वजह से उनका काम बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्हें एंजल्स की आइडेंटिटी नहीं पता और इसी चीज की मदद के लिए वो अभी साकी से उसके विंग्स मांग रहा था। यूमिको के लिए साकी यूमिको के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी बॉडी में रेड क्रिस्टल है, इसलिए जब साकी भी उसे अपने विंग्स दे देती है इससे ये फायदा हुआ कि वो एंजल्स का पता लगा सकते हैं। अभी ये निकल पड़ते हैं गॉड कैंडिडेट और एंजल्स को ढूंढने के लिए। जब सबसे पहले तो ये उन लोगों के पास जाते हैं जो लोग खुद को गॉड कैंडिडेट बताते हैं, लेकिन उनमें से लगभग सभी झूठे थे, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं था। अब मिराई एक लड़के का पता लगाता है जो कि स्कूल स्टूडेंट है, उस पर भरोसा किया जा सकता था कि वो एक गॉड कैंडिडेट हो सकता है। उसके पास पहुंचने के बाद वो बताता है कि उसके पास विंग्स नहीं है, इसका मतलब
मतलब वो कमजोर है। मिराई उसके ऊपर रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है। अगले सीन में हम एक दूसरे लड़के को देखते हैं जो कि अपने भाई से माफी मांग रहा था। असल में उसका भाई एक असली गॉड कैंडिडेट है। यहाँ जो लड़का माफी मांग रहा था वो बहुत दुखी था। इसी वजह से उसका भाई फैसला करता है कि वो रेड क्रिस्टल से उसे हिट करेगा और फिर उसे मरने की परमिशन देगा, क्योंकि मरना इतना ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन रेड क्रिस्टल के बाद जो आदमी खुद से मरना चाहता है उसे आसानी होती है, लेकिन वो उसका यूज करे इससे पहले ही मिराई और बाकी सभी वहाँ पर आकर उसे रोक लेते हैं। अभी यहाँ हमें जानने को मिलता है कि ये लड़का जब से गॉड कैंडिडेट बना है तब से इसने कई लोगों को मार दिया है। हालांकि इसका एक कारण है जो कि इसके हिसाब से सही है। ये बताता है कि इसके जो ग्रैंडफादर थे वो अस्पताल में बीमार पड़े हुए थे, वो ठीक नहीं हो रहे थे, इसलिए उसने तब पहली बार रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया और उन्हें मरने की परमिशन दे दी। बाद में घर आकर उसने अपनी मदर को दुखी देखा, इसलिए उसने उन पर भी रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। ऐसे ही उसने अपने फादर और अपने अंकल पर भी उसका इस्तेमाल किया और अभी वो अपने भाई पर उसका इस्तेमाल करने वाला था। ये लड़का खुद भी बहुत डिप्रेस है, लेकिन उसने खुद को खत्म नहीं किया, क्योंकि जब ये खुद को खत्म करने वाला था तभी इससे वो एंजल मिला। वैसे अभी मिराई से कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। साथ ही वो अपने भाई के लिए भी कहता है कि उसे भी मर जाना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत दुखी है। लेकिन तभी वो लड़का जिसे ये अभी अभी पकड़ कर लाए थे, जो कि खुद को एक कमजोर गॉड कैंडिडेट बता रहा था, वो रिवील करता है कि वो असल में गॉड कैंडिडेट है ही नहीं। उसने बात झूठ कही थी। वो बताता है कि वो हमेशा लोगों से बुली होता आ रहा है तो और लोग उसे परेशान करते आ रहे हैं, इसलिए उसने एक झूठी अफवाह फैलाई। वो कहता है कि भले ही गॉड कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन मैंने मरने का रास्ता इसलिए नहीं चुना क्योंकि मैं जानता था कि गॉड ने हर किसी को किसी रीजन से क्रिएट किया है। अब इस बात से वो लड़का जो कि गॉड कैंडिडेट है वो समझ जाता है कि सच में उसे मरने की जरूरत नहीं है। वैसे इसके बाद वो अपना नाम सूजी बताता है और ये लोग उसे अपने उसी अपार्टमेंट पर लेकर आते हैं, जहाँ पर ये अभी होशियो और यूमिको के साथ रह रहे हैं। हालांकि वहाँ पहुंचकर जब ये यूमिको के कैनिस को देखता है तो शर्मा कर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। वैसे कुछ देर बाद ये सभी बोलते हैं कि इसने अभी वो फैसला छोड़ा नहीं है, मतलब ये खुद को खत्म करना चाहता है, क्योंकि ये जानता है कि इसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। लेकिन तभी उसे वो ही समझाता है उसका ये फैसला गलत है। वो कहता है कि तुम्हें गॉड कैंडिडेट बनने के लिए चुना गया है, इसका मतलब तुम गॉड बन सकते हो और गॉड बनकर तुम वो सब कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी तरह और कोई दुखी ना हो। अभी सुनकर सूजी उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी मिराई और साकी दोनों ही वहाँ शहर में आकर ये सभी ये कह रहे थे कि उन्हें गॉड कैंडिडेट से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग बुरे नहीं है, सिर्फ मेट्रोफोलिन बुरा था। अब इतने में ही वहाँ पर वो दूसरा छोटा बच्चा आता है जिसने मेट्रोफोलिन को अपने काबू में कर रखा था। अभी वो आकर बताता है कि वो मिराई का बहुत बड़ा फैन है। हालांकि मिराई उससे कुछ बात करना चाहता था, इसलिए वो उसे स्पेस में लेकर आता है, जहाँ मिराई और साकी उसे बताता है कि वो एक गॉड कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं गॉड बनने के लिए, इसलिए उन्हें उस लड़की की जरूरत है। अब वो लड़का यहाँ पर हाँ कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिफ्थ गॉड कैंडिडेट जिसका नाम यूरी है, वो एक बहुत ही फेमस लड़की है। वो अभी एक बहुत बड़े हॉल में थी, तभी वहाँ पर सभी एंजल्स आकर उससे कहते हैं कि वो सभी गॉड कैंडिडेट में से एक गॉड कैंडिडेट को गॉड बनने के लिए चुन रहे हैं, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यूरी उसके लिए तैयार थी, पर वो बताते हैं कि यहाँ यूरी पर भी नजर रखी जा रही है, इसलिए उसे संभल कर निकलना होगा। ये सुनते ही यूरी बेहोश होने का नाटक करती है और जब वो सीक्रेट गार्ड वहाँ पर आते हैं तो वो दूसरा रास्ता पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। हालांकि वो गार्ड उसका पीछा करते हैं, लेकिन जब वो उसके पीछे पड़ते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि ये और कोई आदमी है जिसने बस यूरी की तरह कपड़े पहन रखे हैं। वैसे जो असली यूरी है वो एक बहुत कम लेवल की गॉड है, जिसकी वजह से उसके पास विंग्स भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो लड़का जिसने मेट्रोफोलिन को काबू में किया था वो उसे अपने विंग्स दे देता है। वैसे उसके पास बहुत सारे रिंग्स हैं, जिसकी वजह से एक रिंग के देने से ये यूरी को विंग्स मिल चुके थे और उसने उस लड़की को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब बाद में हम देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे थे कि आखिर गॉड के लिए किसको चुना जाए, इसलिए वो आपस में बात करते हैं कि गॉड बनने के बाद वो सब क्या करेंगे। सबका अलग अलग कहना था, लेकिन जब गॉड कौन बनेगा इस चीज का फैसला वो सभी लोग से पूछकर करना चाहते थे, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ शहर में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सभी को बता रहे थे कि वो गॉड बन गए तो वो क्या करेंगे। सबका डिसीजन बिल्कुल अलग था। सूजी कह रहा था कि अगर वो गॉड बना तो वो सभी को खत्म कर देगा, जिससे कि फिर कोई भी दुखी नहीं होगा। यहाँ पर वो लड़का जिसने मेट्रोफोलिन के ऊपर रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया वो कह रहा था कि वो दुनिया के सारे स्कूल को खत्म कर देगा, जिससे किसी को वो ना झेलना पड़े, जो कि उसने झेला है। अभी यूरी की बारी आती है तो वो कहते हैं कि वो दुनिया को रोबोट से भरना चाहती है, क्योंकि रोबोट्स के अंदर बहुत सारा स्टेमिना होता है। साकी का भी कुछ ऐसा ही रीजन था, लेकिन जब मिराई की बारी आती तो वो कहता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, दुनिया जैसे चल रही थी वो वैसा ही चलने देगा। हालांकि अब इनमें से कोई एक गॉड के लिए चुना जाता है। इससे पहले ही वहाँ पर एक एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन का मास्टर यानी कि सिक्स्थ गॉड कैंडिडेट आता है। ये एक ऐसा साइंटिस्ट है और ये गॉड पर भरोसा नहीं करता, मगर कमाल की बात ये है
साकी गॉड पर भरोसा नहीं करता, फिर भी ये गॉड कैंडिडेट है और उसे पावर मिल गई है। लेकिन इसके बाद भी इसका यही कहना है कि ये सब सिर्फ एक झूठ है। ये यहाँ पर आकर कहता है कि ये किसी दूसरे एंजल की चाल है और वो हम सभी को लड़वाना चाहता है। हालांकि उसने फैसला कर लिया था कि वो उन सभी को खत्म कर देगा। और यहाँ पर उसके बाद की गॉड असल में नहीं है, ये सूजी को भी सही लगती है। वो पहले से ही एक डिप्रेस्ड लड़का है, तो वो यहाँ पर साइंटिस्ट के पास आ गया था उसकी हर बात मानने के लिए। तभी वहाँ पर वो लड़का जिसने मेट्रोफोलिन के ऊपर रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था, वो पास ही कुछ लोगों को देखता है जो कि उनकी तरफ गन पॉइंट किए हुए थे। वो उनके पास जाता है। अभी मिराई उसे दूर आने को कह रहा था क्योंकि वो जानता था कि गॉड कैंडिडेट होने के बाद भी गोलियों से किसी को भी मारा जा सकता है। लेकिन अब वो वहाँ से दूर हटे उससे पहले ही उसकी गोली उसे लग जाती है, वो मारा जाता है। मिराई उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था और वो साइंटिस्ट पहले ही आकर उसे पकड़ लेता है और उसकी सभी रिंग्स लेकर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा लेता है। साथ ही अब वो सूजी को वहाँ से लेकर चला गया था। उसने सूजी की बॉडी में रेड क्रिस्टल भी पॉइंट कर दिया था, जिसके बाद में सूजी उसे धोखा ना दे पाए। अब मिराई, साकी और यूरी कुछ नहीं कर पाते, उन्हें लौट कर वहाँ से वापस आना पड़ता है। अभी वो सोच रहे थे कि वो क्या करे। वो सोचते कि अगर वो सूजी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो जानते थे कि अगर उस पर रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया गया तो वो इनकी मदद नहीं करेंगे। वैसे अब वो साइंटिस्ट इन सभी को एक ग्राउंड में बुलाता है जहाँ पर मेट्रोफोलिन और बाकी सभी की फाइट हुई थी। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो वो बताता है कि वो इन सभी को खत्म करना चाहता है एक साथ, जिससे कि जो भी होना है वो जल्दी हो सके और ये सीरीज अब यहीं पर एंड हो सके, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। हालांकि यहाँ पर मिराई, साकी और यूरी को वहाँ से जाने को कहता है। अभी यूवी को भी उनके साथ ही, वो भी वहाँ से उनके साथ ही चली जाती है। अभी उस जगह पर सिर्फ वो पागल साइंटिस्ट मिराई और होशी रुके हुए थे। मिराई उससे कहता है कि तुम हम सभी को खत्म करना चाहते हो, लेकिन पावर तो तुम्हारे पास उसके बाद भी रहेगी, तो तुम क्या करोगे? जिस पर वो पागल साइंटिस्ट कहता है कि वो सभी के ब्रेन्स को रोबोट के अंदर भरकर पूरी दुनिया को रोबोट की दुनिया बना देगा और वो रोबोट सोच भी पाएंगे। वो जो चीज ह्यूमंस करते हैं वो हर चीज वो रोबोट कर पाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से ह्यूमंस एक न एक दिन मारे ही जाने वाले हैं। मिराई को उसका ये प्लान बहुत बेकार लगता है, इसलिए उसने तुरंत ही अपना व्हाइट क्रिस्टल निकाल लिया था। लेकिन वो साइंटिस्ट कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, तुम इसका यूज ही नहीं कर पाते। लेकिन तभी मिराई उस क्रिस्टल को जला देता है। हालांकि वो पागल साइंटिस्ट वहाँ से हट गया था। बाद में जब मिराई फिर से उस पर हमला करने वाला था तो वो पागल साइंटिस्ट मिराई को बताता है कि उसने मिराई के बच्चों की होने वाली मदर को पकड़ लिया है और अगर मिराई फिर भी उस पर हमला करता है तो वो बच्चे कभी हो ही नहीं पाएंगे। और मिराई के पास सिर्फ दो डिसीजन थे, या तो वो गॉड बनना चुन सकता है या फिर अपने प्यार को। तो मिराई अपने प्यार को चुनता है, जो देखकर वो पागल साइंटिस्ट हंसने लगता और कहता है कि दुनिया में प्यार से सबसे बड़ा और कोई स्कैम नहीं होता। वैसे असल में वो सूजी था जिसने साकी और यूरी को पकड़ रखा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो पागल साइंटिस्ट मिराई को सरेंडर करने को कहता है। मिराई इसके पहले ही तैयार था क्योंकि इससे साकी बच जाएगी, लेकिन तभी नेस उसे रोकती है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ नाटक कर रहा है, ये तुम्हें भी खत्म कर देगा और बाद में साकी को भी, क्योंकि वो एक गॉड कैंडिडेट है। लेकिन अब मिराई नहीं सुनता क्योंकि वो साकी को बचाना चाहता था। हालांकि जब वो पागल साइंटिस्ट उसे खत्म करने वाला था उससे पहले नेस उसे बचा लेती है और हवा में ले आती है। लेकिन इतने में एक ब्लैक बबल नेस के पास क्रिएट होता है। हमें जानने को मिलता है कि नेस का लेवल अब कम हो चुका है, वो सेकंड लेवल पर आ चुकी है। हालांकि जब मिराई वहाँ से नीचे गिर रहा था तभी होशी वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। अब मिराई के पास फिर से दो ऑप्शन थे, या तो वो रेड क्रिस्टल को चुन सकता है या फिर विंग, क्योंकि नेस का लेवल कम हो चुका है। इसलिए अब मिराई के पास इन्हीं दोनों में से एक चीज रहेगी। इस वक्त मिराई रेड क्रिस्टल को चुनता है क्योंकि वो उस पागल साइंटिस्ट के ऊपर रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करना चाहता था। वैसे यहाँ से दूसरी तरफ हम साकी और यूजी को देखते हैं। वो अभी सूजी से बात कर रहे थे, भले ही वो बंधे हुए हैं लेकिन सूजी उनकी बात सुन रहा था, क्योंकि सूजी भले ही उस साइंटिस्ट के कब्जे में है लेकिन वो खुद से भी सोच सकता है। इस वक्त साकी कह रही थी कि वो एक हैप्पी लाइफ जीना चाहती है, जो सुनकर सूजी बहुत अजीब फील करता है। इसका कारण ये था कि सूजी ने अभी तक सिर्फ उन्हीं को खत्म किया है जो कि खुद से मरना चाहते हैं, लेकिन साकी और यूनी नहीं मरना चाहते। फिर सूजी उन्हें कैसे खत्म कर देगा। वैसे बाहर दूसरी तरफ अब जब नेस मिराई को नहीं बचा सकती तो वो पागल साइंटिस्ट मिराई को खत्म करने लगता है। वो मिराई पर हमला करने वाला था लेकिन इतने में साकी वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। अब मिराई और सूजी भी वहाँ पर आ चुके थे। सूजी बताता है कि असल वो किसी भी ऐसे पर्सन को खत्म नहीं कर सकता जो कि खुद ना मरना चाहता हो। ये सुनकर वो पागल साइंटिस्ट उसे कमजोर कहता है। वो बोलता है कि मेरा वो व्हाइट क्रिस्टल मुझे वापस लौटा दो। हालांकि सूजी के पास तो वो व्हाइट क्रिस्टल था ही नहीं, क्योंकि वो यूरी ने ले लिया था। यूरी उस व्हाइट क्रिस्टल की मदद से यहाँ उस पागल साइंटिस्ट पर हमला करती है, लेकिन वो व्हाइट क्रिस्टल उसे लगे इससे पहले नेस ने वहाँ नीचे आकर वहाँ उस पागल साइंटिस्ट को बचा लिया था। वो कहती है कि भले ये पागल साइंटिस्ट सभी को मारना चाहता है लेकिन मिराई इसे भी जिंदा देखना चाहता है। भले ये पागल साइंटिस्ट सभी को खत्म करना चाहता है लेकिन मिराई ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो मिराई का कहना मानेगी। और अब सभी के चलते अचानक से फिर से एक
और एनर्जी वहाँ फैलती है। जिसके बाद नेस फिर से अपने स्पेशल ग्रेड लेवल पर आ चुकी थी। वैसे वहाँ पागल साइंटिस्ट अभी बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि आज तक उसने गॉड पर कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन जो मिराई और नेस ने किया वो गॉड के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए वो सोचता है कि उसे मर जाना ही चाहिए, पर मिराई उसे समझाता है कि गॉड से और उसकी अच्छाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम अच्छे बनते हैं, ये बुरा ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन वो पागल साइंटिस्ट मरने जा रहा था, इसलिए सूजी उसे रोकता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप खुद की जान लो, और अगर आप किसी चीज से दुखी हो तो मैं गॉड बनने के लिए तैयार हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि इस दुनिया में हर किसी को खुश रखूं। हालांकि तभी बाकी एंजल्स बताते हैं कि अगर तुम गॉड बन जाते हो तो तुम यहाँ किसी भी ह्यूमन से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर तुम्हें हेवन में ले जाया जाएगा जहाँ तुम्हारी अलग जगह होगी। हालांकि फिर पूरी बातचीत खत्म हो जाने के बाद फैसला यही होता है कि सूजी ही गॉड बनेगा। वो सभी इसके लिए तैयार थे, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें अपनी मेमोरीज नहीं हटवानी चाहिए। सूजी इसके लिए हाँ कर देता है और उन्हें एंजल के साथ चला जाता है। अब हम बाद में यहाँ जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, सिर्फ वो थोड़ी अजीब चीजें ही थी कि यूरी उस पागल साइंटिस्ट को पसंद करने लगी है। हालांकि वो साइंटिस्ट तो उसे बहुत सारे रोबोट्स बनाकर दे सकता है, क्योंकि उनके अंदर अच्छा स्टेमिना नहीं होता। और दूसरी तरफ वहाँ साकी ने भी ये कन्फेस कर लिया था कि वो मिराई को लाइक करती है और ऑपोजिट टाइम में उनकी शादी होने वाली है। लेकिन एक दिन वहाँ हेवन के अंदर सूजी देखता है कि सब लोग बहुत खुश है, लेकिन उसकी नजर उन लोगों पर भी थी जो कि दुखी हैं और दुख को खत्म कर रहे थे। इसलिए सूजी तुरंत ही सभी एंजल्स को वहाँ बुलाता है और उन्हें खत्म कर देता है, और इसके बाद वो दुख को भी मार ले। और फिर यहाँ धरती पर धीरे धीरे कर सारे बच्चे अपने आप ही मरने लगते हैं। उन्हें मरता हुआ अभी मिराई और साकी देख रहे थे। वो जानते थे कि अब इस दुनिया का एंड होने वाला है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि इसका अगला सीजन ना ही बने।